राजस्थान विधानसभा के अंदर लगातार जिस तरह से कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन जारी है, आज भी कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस की घेराव की तैयारी। नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले यहां पहुंच चुके हैं। क्या तैयारी, बातचीत करते हैं। देखिए, कानून व्यवस्था पे तो जवाब मांगेंगे ही, लेकिन अभी मुख्य बात यह है कि मंत्रियों ने दौरे कर लिए और बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं। उसके बाद सरकार ने राहत कितनी दी है, ये मुख्य इशू है कि बताएं तो सही कि भाई इन लोगों ने कितना फंड जारी किया है। ऐसे आंकड़ों से काम चलने वाला नहीं है। अकाउंट में पैसे कितने गए, मौके पे लोगों को क्या मदद दी, कहाँ खाना पहुंचाया, कहाँ रहने की व्यवस्था की, ये सारी चीज़ तो बताएंगे। सरकार कह रही कि हम दूसरे राज्यों की भी मदद कर रहे हैं। पहले खुद की तो कर लो, पहले खुद की कर लो, दूसरों को भी करना। पंजाब में जिस प्रकार के हालात हैं, मोदी जी के पास 1 रुपये भी नहीं है जो उनको देश के, जिस पंजाब ने हमेशा जो है देश के साथ खड़ा रहा है जब भी कोई दिक्कत आई है, तो आज उनकी ये मदद नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आज कांग्रेस घेराव करने वाली है, तैयारी है कि पूरी मजबूती से सदन के अंदर अपराध और बरसात से पैदा हुए हालात को लेकर के सवाल उठाए जाए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। देखिए, आज एक तरह से अपराध और तमाम हालात को लेकर के कांग्रेस का बड़ा हल्ला बोल है। किस तरह से देखते हैं सरकार को, आप लगातार पिछले दिनों से घेर रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं सरकार के जवाबों से और अब आगे क्या तैयारी है? देखिए, मैं बात करूं सरकार के कामों की, तो हमने पहले दिन मुद्दा उठाया था बच्चों को सोखा व्यक्ति नहीं देने का। इन लोगों ने सोखा व्यक्ति नहीं दी। अगले दिन हमने स्वयं जो है विधानसभा के अंदर सोखा व्यक्ति कार्यक्रम रखा। हम लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन भेंट किए। सरकार के भी विधायकों, मंत्रियों ने, विधानसभा के कर्मचारियों ने, सब लोगों ने सोखा व्यक्ति दी, लेकिन सरकार फिर भी नहीं जागी। हमने एजुकेशन को लेके उस दिन जो डिमांड्स थी वो सरकार के सामने लेके आए। स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, महात्मा गांधी स्कूल ये शुरू नहीं कर रहे हैं, एक एक स्कूल के अंदर 2-2 प्रिंसिपल लगे हुए हैं, उनको पोस्टिंग नहीं दे पा रहे हैं, नई नियुक्ति नहीं हो पा रही है, स्कूलों का बजट ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। सारे मुद्दे रखे, नतीजा वही ढाक के 3 पात। अगले दिन हमने बात रखी इसके अतिवृष्टि को लेकर। धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने अगले ही दिन सबको, विधायकों को, मंत्रियों को, प्रभारी सचिवों को जिलों में जाने के निर्देश दिए। लेकिन कल की आप बात करो, कल भी बरसात से प्रदेश के अंदर मौत हुई है। परसों की बात करो तो खुद राजधानी के अंदर ही एक बिल्डिंग गिर गई जिसके अंदर बाप और बेटी की मौत हो गई, जो कि एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, ऐसा हादसा है जिसका सिस्टम जिम्मेदार है। जब नोटिस दिया जा चुका था तो वहाँ पे व्यवस्था क्यों नहीं की, उनको खाली क्यों नहीं कराया गया। तो ये जो बातें हैं, अभी मंत्री गए, मैं देख रहा था, मैं सुमित गोलदारा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने वहाँ प्रशासन को लताड़ लगाई और एक प्रकार से उन्होंने ये बता दिया कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है। उनकी जो दिल की भावना थी, मैं वाकई में ही, अगर हम लोग ये सोच के कि भाई हमारी सरकार है हम नहीं बोलेंगे, या हमारा राज है हम नहीं बोलें, तो मैं समझता हूँ फिर तो ये काम होगा ही नहीं। उन्होंने लताड़ लगाई, वहाँ पे सम्मान भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो ये एक प्रकार से जो सरकार क्या काम कर रही है जनता के सामने आ गया है। आज हनुमानगढ़ के क्या हालात हैं, उदयपुर के क्या हालात हैं, सवाई माधोपुर, बूंदी के क्या हालात हैं, आपके जालोर, सिरोही के क्या हालात हैं, ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ इस सरकार को समझनी चाहिए और लोगों को राहत देनी चाहिए। आज जो हमारा प्रदर्शन है वो अभी हम आपके सामने सब लोग इकट्ठे होंगे, फिर कानून व्यवस्था को लेकर हम बात करेंगे, क्या आंकड़े हैं, क्या स्थिति है सरकार की, ये भी हम बताएंगे। तब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अजमेर गए थे, उन्होंने वहाँ पर लोगों से बात कर बताया कि ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा दयनीय है। कोई और मजबूत मुख्यमंत्री होता तो शायद बेहतर काम करता। देखिए, मुख्यमंत्री जी भले आदमी हैं, नए आदमी हैं, हो सकता है काम करने की इनकी इच्छा भी हो, लेकिन जो इनके साथ जो टीम लगी हुई है या जो अधिकारी इनको किस प्रकार से इनके ऑर्डर्स की जो पालना कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ उसको मुख्यमंत्री जी को देखना पड़ेगा कि आज मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद में और स्थिति क्या है। अगर हम अतिवृष्टि की बात कर लें, अभी सरकार कह रही है कि हम 21,000 करोड़ या 25,000 करोड़ का लोन लेंगे
तब जनता की ये मदद करेंगे। तो आज एक तरफ तो आप लोग कहते हो कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो वो दूसरा इंजन कब काम आएगा? वो दूसरा इंजन वोट लेके जाने को ही है क्या? आज जो हालात राजस्थान के अंदर हैं, स्कूल गिर रहे हैं, आज भी एक स्कूल चौथ का बरवाड़ा में और गिर गया है। क्या कर रहे हैं ये लोग? पिछले एक महीने से रोजाना 1-2 स्कूल गिर रहे हैं और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तो वो जो पूरा सिस्टम जो चल रहा है वो ऐसा चल रहा है जैसे कि किसी को किसी की परवाह नहीं है। दिक्कत यही है कि पता ही नहीं चल पा रहा कि सरकार चला कौन रहा है। ये स्थिति इस सरकार की बनी हुई है। आज पंजाब के अंदर भारी बाढ़ आई हुई है, वो पंजाब जो मैं देखता हूँ कि जब आज भी उन्होंने नाव बनाने के लिए वो लोग आ गए हैं, आगे आ गए हैं। कोविड था उस समय जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तब पंजाब के लोगों ने अपने खुद के कारखाने स्थापित करके लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का, सिलेंडर देने का काम किया था। देश की आज़ादी की बात करें तो सबसे अधिक लोगों को अगर मृत्युदंड हुआ था तो वो सिख समाज के लोगों को हुआ था। आज पूरा पंजाब जो है घिरा हुआ है बाढ़ के पानी से, और मोदी जी को पास जाने का समय नहीं है, 1 रुपये वहाँ मदद पहुँचाने का समय नहीं है, क्योंकि वहाँ पे न पंजाब में उनकी सरकार है और सरकार नहीं होने की वजह से वो वहाँ पे मदद नहीं कर रहे। बिहार चुनाव है तो वहाँ 1 लाख करोड़ ले लो, 1.25 लाख करोड़ ले लो, पता नहीं कितने ये दावे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ धरातल पे जहाँ जरूरत है वहाँ कोई इमदाद सरकार की नहीं पहुँच रही है। मेरे को नहीं लगता कि कश्मीर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर जितना नुकसान हुआ है उससे बहुत कई गुना ज़्यादा नुकसान पंजाब के अंदर हुआ है और आज भी हो रहा है। और उनको ज़रूरत है सरकार उनकी मदद करे, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने हाथ वापस खींच लिए हैं। ये तरीका गलत है। आप प्रधानमंत्री इस देश के हैं, आप मणिपुर के अंदर नहीं जाओ, वहाँ माताओं बहनों को निवस्त्र करके सड़कों पे दौड़ाते रहे, आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब में बाढ़ से लोग मर रहे हैं, वहाँ आप नहीं जाओ, आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका ने जो ट्रम्प टैरिफ लगा दिया, पूरे देश के हालात बिगड़ गए, विशेष रूप से राजस्थान के हालात बिगड़ गए। जो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से स्टोन, यहाँ से कपड़ा और कई प्रकार की चीज़ें यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट होती है, उन लोगों का पूरा जो है बिजनेस ठप हो गया, उससे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा काम चलेगा नहीं ना। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि बीजेपी के प्रधानमंत्री। आपको सबकी मदद करनी पड़ेगी, सभी राज्यों की मदद करनी पड़ेगी। जीएसटी से जिनको नुकसान हो रहा है उन राज्यों की मदद करनी पड़ेगी। उस पर आप एक शब्द भी नहीं बोलते, ये बात कहना चाहूँगा। अपराध के आंकड़ों पर आप देने की तैयारी कर अभी आ रहे हैं, अभी पूरे एक आंकड़े के साथ आपसे बात करेंगे। गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि साहब आंकड़े कम हो रहे हैं सीआरबी के उसमें, तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करेंगे तो कम ही होंगे। मैं बताना चाह रहा हूं कि 20 कस्टोडियल डेथ हुई है पिछले 2 सालों के अंदर। तमिलनाडु के अंदर जब 4 कस्टोडियल डेथ होती है तो बीजेपी पूरा हल्ला मचाती है, और राजस्थान के अंदर 20 कस्टोडियल डेथ होगी। और अफसोस की बात तो ये है कि 2025 के अंदर 11 कस्टोडियल डेथ है। 2025 इसी साल में, जो साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उस 2025 के अंदर 11 कस्टोडियल डेथ है। और इसमें जो रीज़न ये दे रहे हैं, किसी भी कस्टोडियल डेथ में कोई मेजर किसी को पनिश नहीं किया गया है, किसी को सजा नहीं दी गई है। और जो रीज़न ये बता रहे हैं कि साहब इसमें हार्ट अटैक हो गया, इसमें इस तरह से हो गया, कोई इंक्वायरी नहीं है। मैं आपको कागज़ दिखाना चाहता हूँ और पढ़ाना चाहता हूँ कि इसके अंदर किस तरह के मामले हैं और क्या थानों ने क्या जवाब दिया है। एक जगह तो बहुत हास्यास्पद है, जैसलमेर के अंदर डेथ हुई है और 2 आदमी का नाम लिख रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि डेथ 1 हुई है 2 हुई है। फिर उनका क्या किया, विदेशी नागरिक का मसला है, क्या किया, किस तरह से उनका क्रिमेशन कैसे हुआ, किस तरह से उनका आइडेंटिफाई किया गया, नाम दे दिया, 1 नंबर पे लिख दिया, लेकिन ये तय नहीं किया कि 2 कस्टोडियल डेथ हुई है या 1 कस्टोडियल डेथ हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कस्टोडियल डेथ जितनी ये बता रहे हैं उससे भी ज़्यादा है। और हम आज हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इस सारे मामले में लॉ एंड ऑर्डर पे अपना विषय उठाएंगे। और हर बात जो जिस तरह से चल रहा है, जयपुर शहर की भी बात करें तो वहाँ भी क्राइम बढ़ा हुआ है, तो इन सब बातों पे हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। सर, जयपुर के अंदर जो बारिश से हालात बदतर हुए हैं, आपने ग्राउंड जीरो पे विजिट किए, कई जगह आपने देखा भी आपके क्षेत्र में,
जोगाराम पटेल जी कह रहे हैं कि हालात काबू में, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। जोगाराम पटेल जी के मंत्री हाउस में मान रहे हैं कि 193 आदमियों की डेथ हो चुकी है, और ऐसे लोग भी हैं जयपुर शहर के अंदर जो बच्चे सो रहे हैं और मलबा ऊपर से गिर रहा है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कोई न्याय नहीं है। और सारी श्रद्धांजलि कर दी इन्होंने। वो 193 आदमी कहाँ हैं जो राजस्थान के अंदर बाढ़ में मर गए? आप बाहर जाके श्रद्धांजलि कर रहे हो। 193 आदमी जो आप खुद कह रहे हो हाउस के अंदर खड़े होकर के कि ये 193 आदमियों की मौत हुई है, उनके बारे में कोई श्रद्धांजलि की बात आप नहीं कर रहे हो। तो सिर्फ लीपापोती है। क्या पैकेज दिया है, क्या राहत पैकेज दिया है, क्या एक्शन प्लान है? सड़कों की हालत खराब है, पूरी रोड खुदे हुए हैं, हर जगह मिट्टी भरी हुई है, बिल्डिंगें गिर रही है। जयपुर शहर के अंदर जो 193 आदमियों की बात बता रहे हैं, उसके बाद में 2 डेथ हो चुकी है। तो इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। सरकार एक्शन प्लान में आए और धरती पे एक्शन प्लान दिखना चाहिए। राजस्थान के मैंने तो वो भी नहीं मैंने आज से तो मैंने यही बोला। चलना मत अभी। वहीं रुक करके, रुक करके एक बार यही नारेबाजी कर दो। यही करो, यही कर दो अल्लाह। वहीं रुक जाओ, वहीं। अरे रामकेश जी लगाओ नारे सर। कानून व्यवस्था बहाल हो, व्यवस्था बहाल हो, कानून व्यवस्था बहाल हो, गुंडा राज नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा, बजरी माफियाओं से, चुगल से बचाओ, गुंडा राज नहीं चलेगा, बिजली चोरी बंद करो, बिजली चोरी बंद लाल जी थोड़ा सा भजनलाल सरकार हाय भजनलाल सरकार हाय भजनलाल सरकार हाय होश में आओ, पर्ची सरकार होश में आओ, पर्ची सरकार होश में आओ, कानून व्यवस्था खत्म करने वालों का नाश हो, बहन बेटियों की रक्षा नहीं करने वालों का नाश हो, बहन बेटियों की रक्षा नहीं करने वालों का नाश हो, गुंडा राज नहीं चलेगा, 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 जी अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार का, कानून माफिया का साथ देने वाली सरकार का, फोन पे कर दो, वैसे भी ले लेना है। साथ देने वाली सरकार का। जी बिल्कुल, देखिए कि जिस हिसाब से लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है, यहाँ पर क्या विरोध है? श्रीराम क्या मुद्दा है? पूरा आपने पहना हुआ ड्रेस भी पहनी हुई है पूरी। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, ये
गंभीर विषय है। रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करें। प्रदेश में अब तक का ऐतिहासिक जो फिगर आया है वो पुलिस कर्मियों के द्वारा ही लूटपाट करने का है। बहुत से पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनका काम लूटपाट का, गुंडागर्दी पनपाने का, मंथली बांधने का या ऐसे गिरोह से मिलकर काम करने का आया है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। राजस्थान के अंदर हिरासत में जो मौत हुई है, जो कि एक बहुत गंभीर विषय है, ये लोग 11 मान रहे हैं, जबकि 20 से अधिक मौतें राजस्थान के अंदर हिरासत में हुई हैं। और वो लोग कौन हैं? वो गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनको जांच के नाम पे टॉर्चर किया गया है और उनकी हिरासत के अंदर मौत हुई है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोग, आज 8 साल की बच्ची से बलात्कार हो रहा है। बांसवाड़ा के अंदर बच्ची के साथ बलात्कार करके और उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर बोतल डाल दी जाती है। ये हालत राजस्थान के हो चुके हैं। साइबर ठगी, चेन स्नैचिंग, वाहन चोरी, ये तो अलग बातें हो गई। और सरकार कहती है कि हमने आंकड़े जो है हमारे समय में कम हुए हैं। अरे आपकी सरकार आने के बाद में सांसद को, विधायक को और यहां तक कि तहसीलदार को अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए धरने देने पड़ते हैं। ये हालत तो आपकी सरकार के बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की है, तो आम व्यक्ति की कहां पे एफआईआर दर्ज होगी? हमारी सरकार ने हर व्यक्ति के एफआईआर दर्ज करने का कानून लागू किया था और एफआईआर दर्ज की थी। आपने तो अघोषित रूप से एफआईआर दर्ज करनी बंद कर रखी है। उसके बावजूद जो है क्राइम का आंकड़ा कहां पहुंच चुका है। अगर कल की मैं बात करूं, कल अलवर के अंदर एक विवाहिता खेतों के अंदर पड़ी हुई मिली है। कल नागौर जिले के अंदर, मकराना के अंदर एससी के लोगों को पुलिस के द्वारा, महिलाओं को पीटा गया है। उनका वीडियो वायरल हो रहा है। चूरू के अंदर एक दलित की चाय इसलिए नहीं पी जाती कि वो दलित है। ये कल एक दिन के मैं आंकड़े बता रहा हूँ। पिनान में भी टोल प्लाजा पे जिस प्रकार से हंगामा हुआ है कल, तो ऐसा लग नहीं रहा कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है इस प्रदेश की। मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को सारे काम छोड़ के अतिवृष्टि और कानून व्यवस्था, इन दो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। नीम का थाना के अंदर एक दलित व्यक्ति को पीट के उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके शव को रेल की पटरियों पे डाल दिया जाता है सुसाइड दिखाने के लिए। पिछले 15 दिनों से लोग धरने पे बैठे हैं, 15 दिनों से, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं है। वीडियो, ऑडियो जो प्रूफ हैं वो सब दे दिए गए हैं। एफएसएल के अंदर आ गया कि मौत जो है ट्रेन से कट के नहीं हुई, पीटने से इसकी मौत हुई है। उसके बावजूद पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है। तो ये जो आतंक का राज राजस्थान के अंदर चल रहा है, इसको चलने नहीं देंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आगे आप मार्च करेंगे अभी विधानसभा? मार्च करेंगे, चल रहा है जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है कांग्रेस का मार्च यहाँ पर जारी है और जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के विधायक सीधा विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं और संवाद किया जा रहा है। कई वरिष्ठ विधायक यहाँ मौजूद हैं, कई युवा विधायक यहाँ मौजूद हैं। क्या तैयारियां हैं? बातचीत करते हैं। क्यों ये विरोध किया है कांग्रेस? देखिए, कानून व्यवस्था चौपट है पूरे प्रदेश के अंदर, और न केवल कानून व्यवस्था चौपट है बल्कि हम कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे हैं पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में पुलिस कस्टडी में होने वाली मौत में हम सबसे आगे। 4 डेथ होती है तमिलनाडु में, उसमें बीजेपी के लोग हंगामा करते हैं। यहाँ 20 डेथ है 2 साल में और 8 महीने में 11 डेथ है। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किस पे भरोसा करेगा आदमी? आगे क्या तैयारी रहेगी? आगे विरोध प्रदर्शन करेंगे, सरकार को जगाएंगे कि सरकार जो कानून व्यवस्था के अंदर जीरो हो रही है, फेल हो रही है, उसमें जागे और पुलिस के ऊपर नियंत्रण करे। पुलिस पे कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार का, प्रशासन पे कोई नियंत्रण नहीं है। लोग मर रहे हैं, सरकार आंख नीचे बैठी हुई है। सरकार आंख नीचे बैठी? बिल्कुल सरकार आंख नीचे है। जिस तरह से अभी
हमारे नेता प्रतिपक्ष बता रहे थे कल मकने की घटना, मैं मकने से हूँ। कल बरबाली गांव एक है ग्राम पंचायत, वहाँ पे एक प्लॉट को लेके आपस में भाइयों का मामला था। विनोद कुमार ASI ने पुलिस ने एक औरत के साथ में बदतमीजी की, उसके ऊपर चढ़ के उसने मारपीट की, उसे ये सारी पोस्ट वहाँ पे चढ़ाई गई है और इसको लेके नेता प्रतिपक्ष ने और हमने पोस्ट भी चढ़ाई है। कुल मिला के मुलजिमों के अंदर और माफिया के अंदर तो भय है नहीं, लेकिन पुलिस वाले को भी उच्च अधिकारियों को भय नहीं है। पुलिस का कोई इकबाल बुलंद नहीं है, हर जगह माफियागिरी चल रही है। और ये बात रात को 2:30 बजे थाने में बैठ के उस विनोद कुमार को हाथों हाथ लाइन हाजिर करना पड़ा, जब जाके लोग नहीं बना धरने पर बहुत बड़ी स्थिति में थे। जी बिल्कुल, तो आप देखेंगे यहाँ पर कई वरिष्ठ विधायक मौजूद हैं, युवा विधायक मौजूद हैं। पूर्व सरकार में अगर देखा जाए तो शांति धारीवाल एक कद्दावर मंत्री रहे हैं। सर, क्या आज विरोध प्रदर्शन है, किस तरह से देखते हैं? देखिए ना, विरोध प्रदर्शन दिख रहा है आपको। हाँ, अपराध को लेकर के घेर रहे हैं सरकार। भाई अपराध की संख्याएं बहुत बढ़ गई है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुलिस खुद जो है इनके अपराधियों को संरक्षण दे रही है, राजनीतिक संरक्षण, सबसे ज़्यादा राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उनको। राजनीतिक संरक्षण से जो है वो दिन पे दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराध बढ़ता जा रहा है और घेराव जो है कांग्रेस करेगी सदन में, और क्या नतीजा लेकर आएगी सामने? पूरी अभी भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है जिसमें महिला अत्याचार में राजस्थान को प्रमुख शहर में रखा है। चाहे मोटे हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे बच्चियों के साथ बलात्कार हो, चाहे हत्याएं हो, चाहे लूट हो, चाहे डकैतियां हो, लगातार इस शासन में निरंकुशता के साथ ये अपराध बढ़ रहे हैं। और इसी कारण कांग्रेस पार्टी विधानसभा में इस मामले को मुद्दा बनाकर और अपनी बात रख रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना करके बात रख रही है। सभी विधायक आ गए हैं। लगातार तीसरी बार ऐसा है कि बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कांग्रेस के विधायक यहाँ आ गए हैं और लगातार विरोध और नारेबाजी कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है? अपराध बढ़ा है, सरकार तो कहती है क्या जो NCRB के आंकड़े हैं वो घट रहे हैं? ये गलत बात है। हमारी शासन से आज अपराध बढ़े हैं, अपराध गलत ऊपर आया है। FIR हमारी सरकार ने अनिवार्य की, उसको टाल मटोल कर रहे हैं। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, आम नागरिक के साथ अन्याय हो रहा है। उनकी कोई थानों में सुनवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालात बहुत गंभीर है प्रदेश की। प्रदेश में एक जंगल राज है और गरीब दलित मजदूर और किसान और महिलाओं की सुनी नहीं जाती है। महिलाओं के साथ अपराध के क्या आंकड़े हैं? महिलाओं के साथ अपराध के क्या? महिलाओं के साथ आज पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है और सरकार कुछ भी नहीं करना चाह रही। अब वो महिलाओं को क्या करना चाह रही है उनके साथ, ये उनको बताना पड़ेगा। बिल्कुल, महिलाओं को लेकर के करना पड़ेगा। किस तरह से देखते हैं आगे क्या रहेगा? अंदर विधानसभा सत्र के दौरान अंदर कैसे घेराव करेंगे? अभी देखते जाइए, बहुत भारी भरकम हमने इंतजाम करा है। आज भजनलाल सरकार को सीट पे नहीं बैठने देंगे। बिल्कुल, यहाँ हंगामा रहेगा जोरदार। जिस तरह से बाहर आप देख सकते हैं कि वाटर प्रूफ वाले जो है बरसात से बचाव भी होगा इससे, और अपराध का प्रदर्शन भी होगा। हर एक बैनर के ऊपर एक अलग अपराध की कहानी है जिसमें भाजपा सरकार को घेरने की बात की गई है। हत्या व हत्या के आंकड़ों को बताया गया है, लूट डकैती के आंकड़ों को बताया गया है, अपहरण दुष्कर्म के आंकड़े यहाँ पर लिखे गए हैं और सभी लोग मिलजुल करके नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह की स्थितियाँ हैं, तमाम जो लोग हैं सीधा सरकार को अपराध के मामले में घेराव कर रहे हैं। और घेराव करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर के सवाल कर रहे हैं आखिर क्यों ऐसे हालात हो रहे हैं, क्या आंकड़े हैं, क्यों लगता है कि सरकार को जवाब देना चाहिए? सरकार को जवाब इसलिए देना चाहिए कि कानून व्यवस्था पूरे राजस्थान में हालत खराब है। SC STों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं जिसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी हालत खराब है, रेप्स हो रहे हैं, SC ST के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, हमारे थानों के अंदर लोगों की डेथ हो रही है। इस सब के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। अभी सरकार खारिज कर रही है आंकड़ों को कि जो रिकॉर्ड आ रहे हैं उसमें कम आ रहे हैं मामले। अरे आप FIR दर्ज ही नहीं कर रहे हो तो अपने आप ही आंकड़े कम आएंगे। FIR दर्ज करना शुरू कर दोगे तो आंकड़े ही अपने आप 20% से ऊपर हो जाएंगे। फरियादियों की मतलब FIR भी दर्ज नहीं हो रही है। FIR हो रही है। माफिया राज चरम पे है, माफिया राज चरम पे है और गुंडागर्दी का तांडव हो रहा है हर जगह। और आवाम थाने में भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस स्टेशन के अंदर भी आदमी सुरक्षित नहीं है। हम कस्टोडियल डेथ में पूरे हिंदुस्तान में सबसे आगे हैं।
तो रक्षक भक्षक बन जाए तो फिर किससे न्याय की उम्मीद करोगे? जी बिल्कुल, रक्षक ही भक्षक बन जाए। धरने पे बैठना पड़ रहा है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो अति हो चुकी है इस सरकार के अंदर, कानून व्यवस्था चौपट है। आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार, रेप की घटनाएं सामने आ रही है। महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत ही नाजुक मोड़ पे पहुंच चुकी है। बड़ा दुख का विषय है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर टॉप 7 के अंदर हमारा जयपुर आ गया महिला असुरक्षा के अंदर। यानी महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं है, तो ये किस मुंह से ये लोग बात करते हैं कानून व्यवस्था की? तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से घेराव की प्रक्रिया जारी है। विधानसभा के मुख्य द्वार पर सभी लोग मौजूद हैं और लगातार तीसरी बार कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन है। पहले वोट चोरी का मुद्दा था, फिर उसके बाद बच्चों की श्रद्धांजलि को लेकर के कार्यक्रम किया गया और आज यहाँ पर अपराध को चौथी बार। सवाल और भी है, पिछले और कौन कौन से ना, आगे क्या तैयारी रहेगी? बात करेंगे कानून व्यवस्था। आगे हमारी पूरी ऐसे जो जनहित के मुद्दे हैं और जनहित के मुद्दों को इसी तरीके से उठाया जाएगा, बाहर भी उठाया जाएगा, हाउस में भी उठाया जाएगा। हाउस में कैसे उठाएंगे? वोट चोरी, बच्चों को श्रद्धांजलि और बाढ़ राहत, ये 3 प्रदर्शन हम पहले कर चुके हैं। आज का हमारा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। कानून व्यवस्था के अंदर राजस्थान की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, माफिया राज हावी है, गुंडागर्दी से दहशत है लोगों में और लोग थानों में भी महफूज नहीं है, थानों में भी सुरक्षित नहीं है। तो आप समझ लो कि क्या होगा राजस्थान का। जब थाने के अंदर भी आदमी महफूज नहीं है तो राजस्थान की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आंकड़े आपने यहाँ पे पेश किए हैं। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही। किस तरह से सदन के अंदर घेराव? सदन के अंदर आज स्थगन भी लगे हैं, स्थगन के माध्यम से मामला उठाया जाएगा और पूरे दिन का आज के यही रहेगा कि कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा सदन में की जाए, जिससे कि सारे आंकड़े जनता के सामने आ सके। सदन में पूरी चर्चा की जाएगी, घेराव किया जाएगा। आगे जो कांग्रेस है, क्या लगता है कि सरकार से सदन के अंदर इस पर कुछ डिबेट हो सकेगी, चर्चा हो सकेगी ताकि इसका कुछ बाहर आउटकम आए? हमने हमेशा, चौथा सत्र चल रहा है 16वीं विधानसभा का, हमेशा कानून व्यवस्था पे बात रखी है, लेकिन सरकार इससे भाग रही है। सरकार अपनी जो जिम्मेवारी है उसको नहीं ले रही और भाग रही है, क्योंकि आज कानून व्यवस्था को आप देख सकते हो राजस्थान के अंदर बिल्कुल बेहाल कर रखा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि यहाँ किसी भी तरह की आम आदमी और जनप्रतिनिधि की सुनवाई तक नहीं है किसी भी तरह से। सदन के अंदर अगर देखा जाए तो पिछली जब बैठक हुई थी तो जो खुद नेता प्रतिपक्ष हैं और वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं संजय शर्मा, उनकी तीखी तकरार हुई थी, जिसके बाद में सदन को स्थगित करने की स्थिति आ गई थी। आज कहीं ना कहीं बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद में जो स्थिति रहेगी, उसके बाद में बड़ी स्थिति ये रहेगी कि सदन को स्थगित होने से बचाया जाए, टकराव के बजाय मुद्दों पर, गंभीर आंकड़ों पर चर्चा की जाए और अंदर सदन के बताया जाए कि क्या स्थितियां रही हैं। आपके टकराव पिछली बार मंत्री संजय शर्मा जी से हुआ, टकराव के बाद में विधानसभा स्थगित हो गई। सदन के अंदर जाकर के जब तक गंभीर मुद्दा पे, गंभीर आंकड़ों पर चर्चा नहीं हुई तो आउटकम कैसे आएगा? हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। आज भी हमारे स्थगन लगे हुए हैं। 20 लोग टाइम मांगते हैं तो बड़ी मुश्किल से 2-3 लोगों को टाइम दिया जाता है। ये स्थिति हमारी अंदर है और उनको भी खुल के नहीं बोलने दिया जाता, 2 मिनट में बैठना पड़ता है। तो हम सदन के अंदर भी, आज भी सदन के अंदर ही हैं। सदन के अंदर जो हम आवाज उठा रहे हैं ये आम आवाम की आवाज है। रोजाना जनता परेशान हो रही है। नहीं तो अंदर क्या, कई बार आपने पहले माइक बंद करने के भी आरोप लगाए और मंत्रियों से टकराव के भी आरोप लगे, माइक बंद होने के भी आरोप लगे। नहीं, वो सब तानाशाही कर रहे हैं भाई, घमंड में है ये लोग। जागो रे जागो। तो आप देख सकते हैं कि नारेबाजी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, लगातार बात की जा रही है सदन के टकराव की। और यहाँ पर अब जो है अंदर जो है विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो इसलिए सभी जो विधायक तैयारी कर रहे हैं कि 11 बजे से पहले सदन के अंदर पहुंचें और वहां पहुंच करके आगे की बातचीत करें, क्योंकि लगातार जिन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस की ओर से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, घेराव किया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि पहले कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया विपक्ष के तौर पे, उसके बाद में श्रद्धांजलि का मुद्दा उठाया, बारिश के हालात को लेकर के, और आज अपराध को लेकर के यहाँ पर बड़ा घेराव किया जा रहा है। फिलहाल अंदर जो सदन के अंदर क्या स्थिति रहती है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि सदन के अंदर कई बार जो विपक्षी विधायक हैं
इन्हें नारेबाजी करनी पड़ती है, वेल में आना पड़ता है, वॉकआउट करना पड़ता है। तो ऐसे में जो सदन की कार्रवाई है वो बाधित होती है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि लगातार जो चर्चा हो रही है उसमें जब तक सदन के अंदर जो संबंधित मंत्री हैं, संबंधित लोग हैं, वो जवाब नहीं देंगे, तब तक इस स्थिति में जो हालात हैं वो सुधरने वाले नहीं हैं। तो टकराव कैसे टलेगा? अंदर सदन में आप जा रहे हैं, वहाँ चर्चा कैसे होगी? वॉकआउट करना पड़ता है, वेल में नारेबाजी होती है, चर्चा नहीं होती, नतीजे नहीं आते। देखिए, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महिलाओं, किसानों और जिस तरह के हालात इस प्रदेश में पैदा इन लोगों ने कर दिए हैं, आज बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम लोग हाउस में भी आज इस बात को रखेंगे, जितना किसानों के साथ और किसान, मजदूर, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस तरह का पहले प्रदेश में कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि अब विधायक अंदर की तरफ जा रहे हैं और अंदर जाने के दौरान यहाँ पर स्थिति ये है कि जो कपड़े ऊपर बैनर पहन रखे हैं अपराध के, वो जो है मार्शल उतरवाना चाह रहे हैं। जो विरोध के जो पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं वो रोकना चाह रहे हैं, लेकिन विधायक नहीं चाहते कि इन पोस्टर को, इन बैनर को रोका जाए, क्योंकि अंदर ये सदन में इन चीज़ों को लहराना चाहते हैं। सदन में ले जाने की इजाज़त इनको नहीं है, क्योंकि बाहर मुख्य पोर्च तक, मुख्य द्वार तक ये चीज़ें रखी जा सकती है, लेकिन अंदर सदन के विरोध के आंकड़ों को लेकर के ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ टकराव जारी है। विधायक अंदर जा रहे हैं, वरिष्ठ विधायक हैं हरीश चौधरी, पहले मंत्री भी रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। किस तरह से देखते हैं हरीश जी, आप लोग लगातार घेराव कर रहे हैं सरकार का, और कहाँ कहाँ खामियाँ हैं, क्या क्या मांगे हैं? कानून व्यवस्था राजस्थान में चरमरा गई। एक सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और संवेदनशीलता सरकार में नजर नहीं आ रही है। पूरा राजस्थान खोज रहा है, हर देश से ताकतें राजस्थान में सरकार चला रही है। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है। सदन में क्या रहेगा अंदर, क्योंकि जब तक आपके सदन में राजस्थान की आवाज़ विपक्ष के नाते हम लोग उठाएंगे। चर्चा होगी, क्योंकि लगातार वेल में नारेबाजी होती है, वॉकआउट करना पड़ता है, स्थगित की जाती है विधानसभा। जब सुन नहीं रहे हैं तो हमारे पास विकल्प क्या है? तर्क से हम लोग बोल रहे हैं, मुद्दों के संदर्भ में हम लोग बोल रहे हैं। जब उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्या राजस्थान के अंदर के किसानों की आवाज़ हम लोग नहीं बने? चर्चा करा रही है सरकार, नहीं करा रही। राजस्थान के कानून व्यवस्था की आवाज़ हम लोग नहीं बने। एक विपक्ष के नाते क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? पर चर्चा कहाँ करा रही है सरकार? जब चर्चा नहीं करा रही है तो सरकार विवश कर रही है इस तरह की परिस्थितियां पैदा करने की। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, इन विरोधों के अंदर जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, ये स्थितियां जो हैं कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो अपराध के आंकड़े हैं उनको लेकर के अभी इनका घेराव है। अब अंदर सदन के अंदर पहुँच गए हैं, सदन की कार्रवाई कुछ ही देर में शुरू होगी। उससे पहले बीजेपी विधायक जो है गोपाल शर्मा यहाँ पहुँचे हैं, अपराध पर जवाब दे रहे हैं। नहीं खड़े होने देना चाहते। अंदर जो आंकड़े के पोस्टर हैं, बैनर, वो पहन के नहीं जा सकते, रोक रहे थे मार्शल, वो नहीं देखिए, मार्शल को नंगा करके सदन की सीट पर पीटने का काम कांग्रेस वालों का किया हुआ है। और मैं याद करता हूं कि आदरणीय परशुराम जी मदेरणा, जिन्होंने अपने ही कांग्रेस के साथियों को पीछे करके उस मार्शल को जिंदा बचाया था, तो इनके लिए कानून व्यवस्था को भंग करना रूटीन की बात है। तंदूर में जला देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, कोई रायबरेली से फरार है, अब तक लोगों का पता ही नहीं चल पा रहा है। इस तरह से ड्रामेबाजी लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकता। अपनी बात ताकत से उठाइए। अगर आपको कहीं पर अन्याय दिख रहा है, कहीं पर अत्याचार दिख रहा है, तो उस विषय को उठाइए। आप उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए अगर सदन के बाहर ऐसी स्थितियां पैदा कर दें कि उन अपराधों को सदन में नहीं उठाया जा सके, उस षड्यंत्र में आप शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा ही नहीं कराना चाहती, ना बजट सत्र में कराई, ना अभी कराई। कौन है प्रतिपक्ष के नेता? पहले ये तो तय हो। हाउस के अंदर जूली जी को माना हुआ है, लेकिन ऐसे क्या प्रतिपक्ष के नेता जिनके रहते हुए उनके विधायक उनकी बात मानने से इनकार कर दें? जब ये वॉकआउट करते हैं, पहले एक करता है, फिर दूसरा देखता है, फिर तीसरा देखता है, फिर झाला मारते हैं। ये क्या मजाक बना दिया प्रतिपक्ष का? प्रतिपक्ष तो वो होता था जिसके नेता भैरव सिंह जी शेखावत होते थे, जिनकी आज भी तारीफ की जाती है। इन्होंने मजाक उड़ा दिया है। प्रतिपक्ष चाहता ही नहीं, क्योंकि चाहेगा तो उनके अपराध सामने आएंगे। मीटर कांड के ऊपर कितना बवेला मचाया हुआ था,
बाद में पता चला कि स्मार्ट मीटर का अनुमोदन गहलोत सरकार ने किया था। बाद में पता चला कि टेंडर उन्होंने जारी किया था और होल्डिंग लगा रहे हैं, हमने रुकवा दिया। अरे भाई रुकवा क्या दिया, आपने तो कैबिनेट में बैठ करके दलाली लेकर स्मार्ट मीटर का समर्थन किया था। आप पहली बात तो कह रहे हैं कि पहले अपराध ये स्वीकार करता हूं, लेकिन अब 1.5 से 2 गुना बढ़ गया। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई कि जहर देना तो स्वीकार करता हूं, लेकिन जहर का असर शुरू हो गया तो उसको अस्वीकार करता हूं। एक तरफ तो जहर पिलाएंगे और फिर असर को रोकेंगे। टीबी होगी तो खांसी आएगी। धन्यवाद। बोलिए, आज किस तरह से कानून व्यवस्था को मुद्दा को लेकर उठाया? आज हमारी पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार को घेरा और कई उदाहरण दिए जिनमें प्रदेश में पुलिस की साख गिरती जा रही है, सरकार की साख गिरती जा रही है। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र नीमका थाना की 2 घटनाओं का जिक्र किया। एक घटना 23 अप्रैल की है जिसके अंदर एक सैनिक के पुत्र दलित परिवार के नौजवान की हत्या कर दी गई और उसको हत्या करके आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो स्वयं ऑडियो में ये कह रहा है कि मैंने किस तरह से उस व्यक्ति की हत्या की, किस समय मैं उसके घर पे पहुंचा, किस गाड़ी में मैं उसको लेके आया और किस प्रकार से मैंने उसके साथ अन्य दुर्व्यवहार करके और उसकी हत्या की। इसके बावजूद पुलिस जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रही, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। 20 रोज से मेरे विधानसभा क्षेत्र में न्यायालय परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सारे समाज, उस परिवार के पीड़ित के व्यक्ति सब लोग धरना दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जांच अधिकारी बदला जाए। जांच अधिकारी बदलने में सरकार को क्या तकलीफ है ये मेरे समझ से बाहर है। मैंने स्वयं ने विधानसभा में गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि आप घोषणा करो कि हम जांच अधिकारी को बदलें। आप वो अपराधी हो तो आप उसको सजा दो, अपराधी नहीं हो तो सजा मत दो, लेकिन जांच अधिकारी बदलने में आपको क्या तकलीफ है? जनता को ये लगना चाहिए कि आप न्याय कर रहे हो और न्याय जनता के साथ में हो रहा है। इसी तरह की एक घटना दूसरी जो है 25 जुलाई की है जिसके तहत एक व्यक्ति को मारपीट करके और उसको कुएं में डाल दिया गया और वो भी नामजद रिपोर्ट है, वो भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, लेकिन उसके खिलाफ भी आज तक वो अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं आई। कैसी पुलिस की कार्रवाई है कि अपराधी पकड़ में नहीं आते? क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? एक और मैं घटना आप सबके सामने देना चाह रहा हूँ। मैंने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लगाया है। माननीय जल संसाधन मंत्री कैलाश चौधरी जी ने 5 मार्च को विधानसभा में घोषणा की। मैंने उसकी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ली है विधानसभा से और वो साथ में लगाई है। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमने कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जो पेयजल की झुंझुनू और सीकर जिले की पेयजल की जो योजना है 7,500 करोड़ की, उसके टेंडर कर दिए। स्पष्ट रूप से मंत्री जी ये कह रहे हैं, मेरे पास उसका ऑडियो भी है, मेरे पास राइटिंग में विधानसभा की कार्रवाई की प्रमाणित प्रति भी है, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये इसमें मंत्री जी साफ कह रहे हैं कि हमने इसके टेंडर कर दिए, जबकि टेंडर आज तक उस योजना के नहीं हुए। इस बात की भी लिखित सूचना एक प्रश्न के जवाब में उनका विभाग दे रहा है मई के अंदर कि अभी तक टेंडर नहीं हुए, और मेरी पुख्ता जानकारी है कि आज तक उसके टेंडर नहीं हुए हैं और जो गलत बयानी मंत्री जी ने की है उसके खिलाफ उनके विशेषाधिकार बनता है। और मैंने माननीय अध्यक्ष जी को ये लिखित में उनको विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है और उस पर कार्रवाई की मांग की। करें शुरू। आज कांग्रेस के साथियों ने सदन की कार्रवाई को गलत तथ्यों के आधार पर बाधित करने का कुत्सित प्रयास किया। कांग्रेस के शासन में जो चेहरा इन कांग्रेस के नेताओं का कालिक से पुता
कानून व्यवस्था जिस तरह से नष्ट हुई, ध्वस्त हुई, उसके कारण इनको मुंह छिपाना पड़ा। आज उसी सपने को देखकर राजस्थान की विधानसभा में एक नाटक मंचन उनके द्वारा किया गया। शायद लगता है नेता प्रतिपक्ष जी भी और उनके साथीगण आंकड़ों का अध्ययन नहीं करते। पिछले 1.5 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में अमन चैन शांति स्थापित हुई है। वहीं अपराधों का ग्राफ भारी संख्या में गिरा है। मैं आपको तुलनात्मक कुछ बातें रखूंगा। इनके शासनकाल में 2022-23 में हत्या के मामले 2654 दर्ज हुए और हमारे शासनकाल में 1.5 वर्ष में 2310 यानी कि 12.96% की कमी आई। ये कह रहे थे कि यहाँ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। इनको स्वयं को देखना चाहिए कि 2022 से 23 में जुलाई से दिसंबर तक के आंकड़े दे रहा हूँ। इनके शासनकाल में 7552 दर्ज हुए और हमारे शासनकाल में 6959 यानी कि 7.85% की इनमें कमी आई है। इनका कहना है महिला अत्याचार का जो विषय है, आपने देखा होगा कांग्रेस का जब शासन था, गैंग रेप की घटनाएं, बच्चियों के साथ दुराचार, उनके गुप्तांगों पर चोट दे करके और अत्याचार और दुराचार किए, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी। अब इनका शासनकाल को हम देखेंगे तो 2022 से 23 में दुष्कर्म के साथ हत्या के 58 मामले थे और उनमें हमारे शासन में 13.79% की कमी आई। छेड़छाड़ के मामले 11.26 की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 9.5 की कमी आई है। आप पॉक्सो एक्ट में भी देखेंगे, उसमें भी सुधारात्मक स्थिति आई है। तो आज ये किस मुंह से सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों को पश्चाताप व्यक्त करना चाहिए कि हमारे शासनकाल में हमसे कानून व्यवस्था नहीं संभली थी। इनको आज धन्यवाद देना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए जो अपराध घटते थे, जिनसे समाज प्रभावित होता था, उन अपराधों में भारी कमी देखने को मिली है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अभी एक सर्वे आया था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि अहमदाबाद के बाद जयपुर ऐसा सुरक्षित शहर है जहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहने के लिए उसको सुरक्षित बताया गया है। राजस्थान को सुरक्षित एजेंसियां बता रही हैं। मेरा प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष जी से कि आप आंकड़ों के सहित आइए, व्यवधान मत करिए। आपके राज में जो भयावह स्थिति थी उस पर पश्चाताप कर करके राजस्थान की जनता से माफी मांगी। देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान में जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है उसके बाद में इनका मानसिक स्तर जो है, राजनीतिक सोच है, वो कहीं न कहीं गिर गई है। बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों की बात करना, राजनीति में अपनों को जीवित रखना राजस्थान में इनका एक लगभग आदत सी बन गई है। जिस प्रकरण को लेकर के कांग्रेस के साथियों ने सवाल किया कि राजस्थान में जामडोली जो बौद्धिक दिव्यांग चलते हैं उसमें बालक बालिका विंग अलग बनी हुई है। 2020 से लेकर के 2023 तक कांग्रेस के शासन में वहाँ लगभग 16 के करीब बालक बालिकाओं की मृत्यु हुई।
और हमारे राज्य में अभी कुल 2 साल में 4 आवासियों की मृत्यु हुई है। इसका कारण ये है कि मानसिक रूप से कमज़ोर वो लोग जिनका इम्यूनिटी पावर कम होता है, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते, उनको यहाँ इससे बौद्धिक दिव्यांग में एडमिशन हम लोग देते हैं। उसके बाद उनकी सार संभाल होती है, नियमित रूप से चिकित्सकों का उनके परीक्षण होता है, और अगर अधिक तबीयत खराब होती है या चिकित्सा परीक्षण में आता है तो उनको SMS हॉस्पिटल, JK लोन हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं। जिस प्रकरण की नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य साथियों ने बात करी कि 26 मार्च 2025 को एक आवासिनी सीमा की तबीयत अत्यधिक खराब होने के कारण उसको SMS हॉस्पिटल भर्ती कराया गया और वो लगभग 1 महीने 3 दिन तक SMS हॉस्पिटल में एडमिट रही, और 29/3/2025 को जब उसकी देर रात को डेथ हो जाती है, इस 1 महीने 3 दिन के अंतर्गत 2 केयर टेकर जो हैं उनके साथ रहते हैं। उसके बाद जैसे उसकी डेथ की सूचना मिलती है, हम जामडोली परिसर के अंदर ही जो पुलिस थाना है उसको रिपोर्ट देते हैं। लेकिन हमें पता है कि जब किसी अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु होती है तब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 2021 का एक सर्कुलर है राजस्थान पुलिस का, उसमें ये लिखा हुआ स्पष्ट कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, उसके अंतिम संस्कार से पहले कम से कम 72 घंटे तक पुलिस और चिकित्सक परीक्षण में उस बॉडी को डीप फ्रीज के अंदर रखा जाता है सुरक्षित तरीके से, और उसके बाद में उसके परिवारजन की पहचान करके उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जब उसकी डेथ हुई 29 तारीख को, उसके बाद में हमने पुलिस थाने को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट मर्द के रूप में दर्ज हुई, क्योंकि जब किसी अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु होती है, संदेहास्पद मृत्यु होती है, किसी प्राकृतिक कारणों से, अप्राकृतिक किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है तो मर्ग दर्ज किया जाता है, और मर्ग के बाद लगभग 3-4 दिन तक पुलिस इस प्रकरण की जांच करती रही। लेकिन आखिर में जब उसके परिजन नहीं मिले, क्योंकि वो बच्ची 2016 में एडमिट हुई थी वहाँ और लगातार 9 साल तक वहाँ रही, और उसके बाद उस डेथ के बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ, जैसे ही पुलिस ने तहरीर हमारे विभाग को दी, चिकित्सक परीक्षण हुआ, तहरीर दी, उसके बाद तुरंत ही उपखंड अधिकारी, विभागीय अधिकारी के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार किया गया। इन 4 डेथ में ये एक प्रकरण ऐसा है जिसमें डिले हुआ पुलिस के प्रकरण के कारण से। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के साथियों को इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने सदन में उस सर्कुलर भी बताया और मैंने उनसे पूछा भी था कि आपके राज्य में 2020 से 2023 तक 16 आवासीय बालक बालिकाओं की मृत्यु हुई है, और हमारे इस 2 साल के कार्यकाल में 4 लोगों की मृत्यु हुई है, और वो कारण से हमने बताए हैं। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि जहां कांग्रेस और विपक्ष के पास में कोई जनहित का अन्य मुद्दा नहीं होता है, पहले से ही तय करके आते हैं कि इस बात पर हमें हंगामा करना है। आजकल कांग्रेस की लोकसभा हो चाहे देश की अन्य राजधानी में कहीं भी विधानसभा चलती जहाँ विपक्ष में है, हंगामा करना इनका मकसद हो गया। जनहित के मुद्दों से इनका कोई जुड़ाव नहीं रहा है, और बेबुनियाद आरोप लगा करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कतई ठीक नहीं है। आज भी जिस तरीके से सदन में अनावश्यक रूप से हंगामा हुआ, मैं तो कहना चाहूँगा, मैंने अध्यक्ष जी से जब सदन की कार्यवाही से मैंने आग्रह किया कि कम से कम इनको पतंजलि वाले बाबा रामदेव जी की जो च्यवनप्राश है वो कांग्रेस के साथियों को खिलानी चाहिए, ताकि इनका जो बौद्धिक स्तर है, मानसिक स्तर है, वो ज़्यादा डेवलप हो और राजस्थान के हित से जुड़ा विषय वो सरकार के संज्ञान में लाए, ताकि उसकी बात हम लोग मिल बैठ करके करें। आज विधानसभा के अंदर फिर एक बार वही बात साबित हुई कि इन लोगों के सरकार के जो मंत्री हैं वो सदन के अंदर जवाब नहीं दे पाए। चाहे किसानों को नकली यूरिया और किसानों को जो फर्जी में इन्होंने फर्जीवाड़ा करके जो यूरिया की फैक्ट्रियां चल रही थी वो खाद मिलने की बात हो, और उन पे कितने लोगों को इन्होंने सलाखों के अंदर डाला है वो बात हो, सरकार के पास जवाब नहीं था। अपने आप को किसान का बेटा और किसान बताने वाला मुख्यमंत्री, उसके बावजूद पूरे प्रदेश के अंदर खाद की व्यवस्था ये लोग नहीं करा पाए, इसका जवाब नहीं था। और जब ये पूछा गया कि आप लोगों ने यूरिया और डीएपी की कितनी डिमांड भेजी थी और भारत सरकार ने कितना अलॉट किया, तो उसका भी जवाब नहीं था। फिर हमने आदिवासी क्षेत्र का क्वेश्चन पूछा कि 1000 करोड़ का कोष पिछली साल था और 1500 करोड़ का कोष इस साल था, उसमें सरकार ने कितना खर्चा किया है, तो आप लोगों को भी हंसी आएगी। सरकार का जवाब है
2,96,45,000, 2,500 करोड़ में से 3 करोड़ से भी कम के आंकड़े इन्होंने सदन के अंदर आज दिए। रफीक खान जी ने पूछा कि जो निराश्रित है, जो मूक बधिर था, जो हमारे जामडोल स्थित विमंदित गृह के अंदर रह रहा था, 1 महीने बीमार रहा, सरकार ने नहीं देखा रही, और 6 दिन तक मृत्यु होने के बाद में उसकी डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में रही, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे माननीय सदस्य रफीक खान जी के द्वारा मंत्री जी को अवगत कराने के बाद उसका दाह संस्कार हो पाया, और ये निर्दयी लोग, असंवेदनशील लोग उसके मामले में भी 2 शब्द नहीं बोल पाए। जब हमने पूछा कि सरकार ने बाजरे और ज्वार की खरीद की घोषणा की थी, इनके जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कहा था, तो उसका भी जवाब मंत्री जी नहीं दे पाए। ऐसे 10-12 क्वेश्चन थे जो आज हुए, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पाई। सबसे विशेष प्रश्न जो कि शून्यकाल के दौरान हमारे तकरीबन 20 सदस्यों के द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था पे अपने अपने इलाके की समस्याओं को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन उनका जवाब देने की बजाय सरकार ने सिर्फ और सिर्फ हंगामा करवाना चाहा। मैंने पहले भी कहा था कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हम चाहते हैं कि राजस्थान की तस्वीर बदलनी चाहिए। 20 लोग डिमांड करें, 3 लोगों को आप 2-2 मिनट का समय दें, और उसके बावजूद भी नीमका थाना में 15 दिनों से एक दलित बच्चे को, नौजवान बच्चे को मारकर ट्रेन की पटरियों पे पटक दिया गया। उसकी सिर्फ जांच बदलवाने की डिमांड थी, उस पे आप नहीं कह पाए कुछ भी। जालोर सिरोही के अंदर अवैध बजरी माफिया काम कर रहा है, उस पे डिमांड थी, आप नहीं कह पाए। मैं साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहूँगा कि ये पहला ऐसा सत्र है जिस पे कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं हुई है। पूरा सत्र निकल गया, पूरी साल निकल गई। इतिहास उठा के देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि कभी भी कोई ऐसा सत्र नहीं गया जिस पे कानून व्यवस्था की चर्चा नहीं हुई हो। और आज गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी मेरे लिए कह रहे थे कि मेरे को माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके बारे में, उनके रिश्तेदारों के बारे में क्या क्या छपा है अखबारों में, मीडिया में, वो भी ज़रा बता दें, पता चल जाएगा। इनके सांसद, इनके विधायक, इनकी सरकार के तहसीलदार FIR दर्ज कराने के लिए धरने पे बैठे हैं। इन्हीं की सरकार का महिला आयोग की भारत सरकार की रिपोर्ट है कि पूरे देश के अंदर राजस्थान का शहर जयपुर, जो हमारी राजधानी है, वो 7वां स्थान है सबसे असुरक्षित महिलाओं के लिए। और ये लोग बात करते हैं, कहते हैं टीकाराम जूली को माफ़ी मांगनी चाहिए। टीकाराम जूली 10 बार माफ़ी मांगने को तैयार है। आप बताइए तो सही कि पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार की आपकी कानून व्यवस्था हो चुकी है। छोटी छोटी बच्चियों से, 8 साल की बच्ची से रेप, बांसवाड़ा के अंदर नाबालिग बच्ची से बलात्कार करके उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर बोतल तक इन लोगों ने, दरिंदों ने डाल दी, और सरकार मौन है, चुप है। पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है कि सरकार को जवाब देना चाहिए, और ये जवाब देने की बजाय कह रहे हैं विपक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए। 11 हिरासत के अंदर मौत ये मान रहे हैं, 20 से अधिक मौत हुई हैं। अलवर के अंदर एक सैनी समाज का बच्चा जिसको थाने के अंदर पीटा गया, उसकी मौत हो गई, उस तक कोई हिरासत में मौत नहीं मान रहे हैं। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे देश के अंदर अगर हिरासत में 2 मौत भी हो जाए तो बीजेपी जो है कपड़े फाड़ देती है, और यहाँ 20-20 मौत हो गई, चुप है ये लोग। उदयपुर के अंदर डीजी साहब मीटिंग ले रहे हैं, उसी समय इनकी सरकार का एडिशनल SP ट्रैप हो रहा है।
ये राज है इनका, यही राज है। सैकड़ों मामले ऐसे हैं जिसमें खुद पुलिसकर्मियों ने जनता से ज्यादती की है। लास्ट टाइम महिला दिवस के अवसर पर एक पुलिसकर्मी ने जयपुर के अंदर जब आईफा चल रहा था, एक लेडीज के साथ जबरदस्ती की गई। ये हमसे कह रहे माफी मांगे रहे, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, आज नहीं तो 3 साल बाद मांगनी पड़ेगी। आज सत्ता के अंदर बैठ के जो घमंड आपके ऊपर आ गया है ना, आप पूरे विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हो। सत्ता आपकी है, राज आपका है, आप जो मर्जी जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। राजस्थान की आम आवाम की आवाज यहाँ पे उठाई जाएगी। हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बुजुर्गों के खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं, ठगी हो रही है, डकैती हो रही है। जयपुर जैसे शहर के अंदर सरेआम जो अपहरण हो रहे हैं, और सरकार आंख बंद करके बैठी है। आंकड़े लेके आगे कि आंकड़े कांग्रेस के समय में ये थे, क्यों कहते थे कि नहीं सहेगा राजस्थान, क्यों कहते थे? आज क्यों सहे राजस्थान? आपका राज है, आप गृह राज्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, और पूरा माफिया तंत्र हावी है। बजरी माफिया, भू माफिया, सूद माफिया, खनन माफिया, और यहाँ तक कि आपके पुलिस के कर्मचारियों तक को ट्रैक्टरों से कुचला जा रहा है, फॉरेस्ट के अधिकारियों तक को ट्रैक्टरों से कुचला जा रहा है, और आपके पास 2 शब्द नहीं है कि आप उस पर बोल सके। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पूरा जो राजस्थान है वो डर के साए में है। कल की रिपोर्ट निकलवा के देखोगे तो आपको दलित एट्रोसिटी, चाय की दुकान पे एससी के व्यक्ति अगर चाय बनाते तो उसकी चाय छोड़ के चले जाते, ये हालत राजस्थान के अंदर है। तो क्या क्या सहेगा राजस्थान में, इन लोगों से पूछना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे समय में इस्तिगासा के माध्यम से एफआईआर 0 हो गई थी। सारी एफआईआर सीधी पुलिस थाने में दर्ज होती थी, और महिलाओं की तो वो एसपी ऑफिस में भी एप्लीकेशन दे दे तो वहीं दर्ज हो जाती थी। सबसे पहली बात, अगर 4% के आंकड़े आप इस प्रकार के जो फिगर दे के आप बताना चाहें कि हमने 4% कम कर दिए, तो मैं आरोप लगाता हूं आपकी सरकार पे कि आपकी सरकार में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपके सांसद, आपके विधायक और आपके राजपत्रित कर्मचारी उनको धरने देने पड़े, तो आम पब्लिक की तो हालत क्या होगी। तो 4% तो यहीं ख़त्म हो जाता है। दूसरा, आप फिगर दे रहे हो टोटल आंकड़ों में, जिसके अंदर जो गाँव में बेचारे बैठ के ताश खेलते हैं ना, उन लोगों को भी आपने पकड़ के उनके आंकड़े भी आपने दिए हैं 10-10 हज़ार लोगों पे कार्रवाई करने के। तो ये आंकड़े जिस प्रकार से आप मैनेज कर रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। मैं बताता हूं, 1 जनवरी से 30 जून 25 तक बलात्कार के 2966 मामले राजस्थान के अंदर आए हैं, दहेज हत्या के 187 और महिला उत्पीड़न के 6192 मामले इस सरकार के अंदर आए हैं। और यही नहीं, 4871 महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हुए। ये हालत है। तो ये जो आंकड़े पेश कर रहे हैं, इनसे काम चलने वाला नहीं है। हकीकत जो है पूरा मीडिया, पूरे अखबार, पूरी जनता बता देगी इन लोगों को। देखिए, आज पूरे राजस्थान में किसान अतिवृष्टि से जूझ रहा है, और राजस्थान के किसानों की मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, और जो अतिवृष्टि के जो गवर्नमेंट को आदेश देने चाहिए गिरदावरी के, वो आज तक नहीं दिए जा रहे हैं। और गिरदावरी भी हो रही है तो सरकार का डायरेक्शन है कि आप कम से कम खराबा दिखाएंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में 8% और 10% खराबा दिखाया है, जबकि पूरे विधानसभा क्षेत्र में 100% खराबा है। चाहे बाजरे की फसल हो, तिल की फसल हो, मूंग की फसल हो, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, मकान ढह गए, जानवर मर गए। पर यह संवेदनशील सरकार न मुआवजे की बात कर रही है और न उन आंकड़ों की बात कर रही है। अभी जो तहसीलदार और गिरदावरों ने जो रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट मैंने देखी तो उसमें मात्र 8 और 10% के आंकड़े दर्शाए। ये बहुत निंदनीय है। सरकार को किसानों की
फसल की सही मुआवजे की और सही उसकी जानकारी करके किसानों को मुआवजा दिलाना चाहिए। सुनील यहाँ आ जा। आज विधानसभा क्वेश्चन आवर में मेरा एक सवाल था और सवाल ये था कि समाज कल्याण विभाग से संबंधित था। आदर्श नगर स्थित जामडोली में विमंदित गृह में हुई मौतों के संबंध में, और एक डेथ ऐसी हुई जिसमें इन्होंने 23 मार्च को पेशेंट को भर्ती करा दिया एसएमएस अस्पताल में, और 23 मार्च को भर्ती कराने के बाद में इन्होंने 5 अप्रैल तक 4 मई तक कोई सुध नहीं ली। 29 अप्रैल को उस बच्ची की डेथ हो जाती है और इनको पता नहीं लगता है कि बच्ची की डेथ हो गई, और डेथ के बाद में भी ये सोए रहते हैं। फिर 5 तारीख की सुबह मैं इनको फ़ोन करता हूँ मंत्री जी को कि डेथ हुए 6 दिन हो गए, तो आनंद फानन में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। आज मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे विधानसभा के अंदर इसी सवाल पे, तो मंत्री जी ये कहते हैं कि लावारिस के लिए 72 घंटे दिए जाते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, लावारिस नहीं थी वो, विमंदित गृह की बच्ची थी, सरकार के संरक्षण में थी। क्यों नहीं आदमी की ड्यूटी लगाई गई एसएमएस अस्पताल में? क्यों नहीं पता लगा कि डेथ कब हुई है? और किस लिए आप सनातन की बात करते हो? आपने सारे धार्मिक चीजें परखच्चे पे उड़ा दी। 6 दिन 7 दिन लग जाते हैं एक बच्ची के अंतिम संस्कार में, और मंत्री जी कहते हैं कि उस लावारिस थी। मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ, आप सबके माध्यम से, कि सरकार के विमंदित गृह में रही हुई बच्ची लावारिस है, तो फिर वारिस किसका होगा? जब सरकार वारिस बन के भी वारिस नहीं बन पा रही है। दूसरी बात, 2016 में इन्हीं के कार्यकाल में 12 मौतें हुई एक ही 2-3 दिन के अंतराल में, और इसी तरह पिछले 3 महीनों में 4 मौतें हो चुकी है विमंदित गृह में। ये मौतें नहीं हो रही है, ये लापरवाही है जिनकी वजह से मारा जा रहा है। वो बच्ची वहाँ पर सेवा करनी पड़ती है, वहाँ काम करने वालों को, क्योंकि जो पेशेंट वहाँ हैं, जो निराश्रित लोग बाग हैं, वो न समझ सकते हैं न बोल सकते हैं, विमंदित है। और विमंदित गृह में इतना स्टाफ है, किस लिए सैलरी दे रहे हैं हम उनको? तो सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना पूर्ण है। मेरा एक सवाल 4 तारीख को अतारंकित लगा, जिसमें कस्टोडियल डेथ के बारे में मैंने बात की। करीब पूरे राजस्थान में 20 कस्टोडियल डेथ हो चुकी है, 20, और 20 कस्टोडियल डेथ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। टॉप पे आ गए हम, रक्षक ही भक्षक बन गए। जिनकी रक्षा में आदमी है थाने के अंदर, और थाने के अंदर आदमी मर जाता है, तो फिर उसका न्याय कौन देगा? 20 मौतें 2 साल में बता रहे हैं, लेकिन मैं अगर उसको कैटेगराइज करूं तो 2025 के अंदर, अकेले 2025 में 8 महीनों में 11 मौतें हुई है। तमिलनाडु में 4 मौतें होती है। पूरा इनकी तमिलनाडु की स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेट लीडर्स और बीजेपी के सेंटर लीडर्स सब एक प्लेटफॉर्म पे आके विरोध करते हैं। आज क्यों ताला लगा हुआ उनकी जबान पे? जब 11 आदमी 8 महीनों में मर जाते हैं थाने के अंदर। 17वें नंबर के जवाब में ये लिख रहे हैं, यहाँ जो 17वीं डेथ है उसमें 2 आदमी हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं, 2 नाम हैं, विदेशी नाम है, ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा आदमी मरा है। 1 मरा है कि 2 मरे हैं, ये भी नहीं बता पा रहे हैं। और एक डिटेल में 1 अंकित कर दिया, नाम 2 लिख दिए। ये क्लेरिफाई नहीं है जवाब के अंदर कि आदमी कौन सा मरा है। कभी हीट वेव से मरा हुआ बता रहे हैं। रिकॉर्ड रूम के अंदर, एक जगह रिकॉर्ड रूम में आदमी फांसी लगा लेता है, एक जगह आदमी कुएं में कूद के जान दे देता है। तो फिर पुलिस प्रोटेक्शन क्या है? कानून क्या है? यहाँ आके बातें करने से, बयान करने से नहीं होता है सॉल्यूशन। प्रेस में, मीडिया में आके कह गए हमने सहयोग नहीं कर रहे। आप कराते डिबेट हाउस के अंदर, किसने रोका था? हम मांग रहे थे चर्चा, कानून व्यवस्था पे हम पुरजोरी से चर्चा मांग रहे थे। क्यों नहीं चर्चा कराई आपने? क्यों नहीं जवाब दे रहे? वहां यहाँ आकर के आंकड़े लेकर के बैठ रहे हो आप, मीडिया के सामने आंकड़े की बात करते हो।
जहां हाउस में डिमांड की जा रही है वहां जवाब क्यों नहीं दे रही सरकार? हम 1 घंटे से नारा लगा रहे हैं, कानून व्यवस्था पे चर्चा कराएं, कानून व्यवस्था पे चर्चा कराएं। हमारे साथी ने नीम का थाना का जिक्र किया, मकराना का जिक्र किया। आपने मकराना का वीडियो देखा होगा वीडियो, कैसे दलित लेडी को पुलिस वाले पीट रहे हैं। क्यों नहीं चर्चा करा रहे हाउस के अंदर? मेरे एक और सवाल में, पिछले सत्र का लगाया हुआ सवाल का अभी जवाब आता है। मैं पूछता हूं पेंशन कितने लोगों को मिल रही है राजस्थान में, तो जवाब आता है करीब 92 लाख लोगों को, 92 लाख 6,000 समथिंग का जवाब है। और फिर अगला सवाल जब मैं पूछता हूं इनसे कि राजस्थान के अंदर पिछली सरकार के समय जितना पेंशन दी जा रही थी सोशल सिक्योरिटी की, उसमें कितने % बढ़ोतरी या कमी हुई है, तो सरकार का जवाब आता है कि इसको अग्राह्य कर लिया गया है। इसमें अग्राह्य जैसी क्या बात है? आप बता दो कि जब आप 92 लाख का नंबर बता रहे हो, पैसे फिक्स हैं, तो आप बता दो इतने कम हुए पैसे या इतने ज़्यादा हुए या इतना बजट बढ़ाया इतना बजट कम किया है। फिर अग्राह्य जैसी क्या बात है? सरकार सवालों से बच रही है, जवाब नहीं देना चाह रही। जवाबदेही सुनिश्चित हो, सरकार सवालों का जवाब दे, तब इस विधानसभा चलाने का इनको अधिकार है। अगर जवाब नहीं दे तो खड़े होकर आके कह दे मीडिया को कि हम किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। जवाब हम जवाब कोई हमारे बेनिफिट के लिए नहीं मांग रहे, हम जनता के लिए जवाब मांग रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, राजस्थान का आदमी जानना चाह रहा है कि आपने सोशल सिक्योरिटी की पेंशन में कितने % बढ़ोतरी करी या नहीं करी, इसका जवाब दे। तो कोई जवाब नहीं है सरकार के पास में। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि सरकार विधानसभा में फेल है, कोई जवाब नहीं दे रही है, और जवाबदेही तय हो, कानून व्यवस्था पे जवाबदेही तय हो, तभी ये सदन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। प्रसाद लो माता जी का, सबको खिलाना। हाँ चल रहे हैं ना, चल रहे हैं, हाँ चल रहे हैं। आज कांग्रेस की ये स्थिति हो गई कि क्षेत्र में जाकर, क्षेत्र में किस प्रकार की आपदा आई है, क्या समस्या आई है, बारिश के पश्चात इस बार जो राजस्थान में ऐतिहासिक बारिश हुई है, सारे डैम तालाब छोटे बड़े सब भर चुके हैं। ये समृद्धि है, आशीर्वाद है। समृद्धि के साथ कहीं कहीं फसल खराब भी हुई है, कई खेतों में पानी भी भरा है, कहीं और नुकसान भी हुए हैं। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का ये कर्म बनता था कि क्षेत्र में जाकर उन समस्याओं को देख के आते और अपने क्षेत्र की बात को, समस्या को रखते। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा साहब, राजस्थान सरकार, कैबिनेट मंत्री, आपदा मंत्री बराबर क्षेत्रों में जा रहे हैं, पूरा जायजा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल सबको कहा हुआ है ये बात कि क्षेत्र में जहाँ भी कोई समस्या आई है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई पूर्णतः जिम्मेदारी पूर्वक आप और हम करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन वो न करके कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, खाली हाउस में खड़े होकर हल्ला करना, हंगामा करना और सदन का कीमती समय अपना खराब करना, जो महत्वपूर्ण जनता के लिए समय है उसका सदुपयोग करना, ये उनका धर्म और दायित्व बनता था। लेकिन विपक्ष यहाँ भी फैल हुआ। जिस प्रकार से उपचुनाव में इनको करारी हार हुई, इसी प्रकार की हरकतों से मुझे लगता है कि आने वाले अभी कई वर्षों तक, भले वो निकाय होंगे, पंचायत होंगे कि निगम होंगे कि और आने वाले होंगे, कभी इन पर जनता विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये सदन में आकर अपना परिचय दिया कि हम जनता से चुने हुए, जनता की समस्याओं के लिए नहीं है, हम यहाँ आकर सिर्फ समय खराब करके हंगामा करना, इसके अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है। मंत्री बराबर जवाब दे रहे हैं, जो आपके सवाल है उससे दोगुना जवाब आपको मिल रहा है, हर चीज़ का जवाब मौजूद है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, सिर्फ हंगामा करना आपका एक ही काम है। तो यानी आपने अपना धर्म और दायित्व भी नहीं निभाया। जी देवतुल्य जनता ने जो चुनकर आपको भेजा था, आप लोगों ने वह काम भी यहाँ पूरा नहीं किया, ये आप लोगों ने आज यहाँ दिखा दिया। जयपुर शहर परकोटा, मैंने 295 के तहत एक महत्वपूर्ण समस्या पर आज मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचाई है। जयपुर शहर में, परकोटे में, विशेषकर मेरी विधानसभा में
पूरे जयपुर का पानी मेरी विधानसभा से होकर गुजरता है और उस पानी की वजह से अब नई समस्याएं बड़ी उत्पन्न होने लगी है कि घरों में 2-2, 3-3 फीट पानी भर जाना, ड्रेनेज प्लान प्रॉपर नहीं हो पाना और वह पानी जलमहल से होता हुआ दिल्ली रोड पर होता हुआ कई दिनों तक 2-2, 3-3 फीट तक भरा रहता है, घरों के अलावा सड़कों पर भी। इससे पूरा ट्रैफिक, यातायात के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, आने जाने वाले टूरिज्म सब पर बड़ा प्रभाव है। तो मैंने आज बात रखी है कि सड़क पर सड़क, सड़क पर सड़क ये बने जा रही है, तो नियम अनुरूप पुरानी सड़क को खोदना चाहिए, तोड़ना चाहिए, पुराने बेस को हटाकर नया बेस बनाकर उन्हें जो नियम बनता है उसके आधार पर रोड बननी चाहिए। रोड बनने से पहले पानी का निकास क्या होगा, ड्रेनेज क्या होगा, ये होना चाहिए। ये पिछली सरकार में कांग्रेस काल में या उससे पहले भी मान लीजिए जिस प्रकार से जो काम हुए वो कामों में रोड पे रोड बनती चली गई, ड्रेनेज की योजना बनी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये इसका नुकसान खामियाजा हमारे क्षेत्र निवासियों को भुगतना पड़ रहा है कि 2-2, 3-3, 4-4 फीट पानी भर जाता है घरों में और कई दिनों तक फिर उस पानी को निकालने के लिए समस्या उत्पन्न होती है। तो हमने आज निवेदन किया है, संबंधित सभी मंत्रियों और अधिकारियों को यहाँ से निर्देशित किया है कि आप नॉर्म्स के आधार पर ही रोड बनाएं। आप लोग इस बात का ध्यान रखें, आप लोग जिम्मेदार इस बात के सभी अधिकारी कि रोड पे रोड जब बन जाएगी, रोड पे रोड बनती आएगी तो कहीं 3 फीट, कहीं 5 फीट, कहीं 7 फीट तक की रोड ऊपर आ चुकी है, तो वहाँ रहने वाला आदमी क्या कारण पलायन का ये भी हो सकता है कि रहने वाला आदमी बेचारा जब उसका पलंग तैरने लगता है, पहली मंजिल पे उसको घर पे ऊपर जाना पड़ता है, नीचे जब पानी भर जाता है 1 मंजिल का, तो बेचारा वो करेगा क्या, घर छोड़ेगा, घर तोड़ेगा या फिर घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये स्थितियाँ भी उत्पन्न होती है। इसलिए आज मैंने ये निवेदन किया है और मैं चाहूँगा संपूर्ण राजस्थान में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस बात की चौकसी रखें, निगरानी रखें, जिम्मेदारी पूर्वक इस बात का ध्यान रखें कि रोड का लेवल क्या होना चाहिए, मकान किसी का दबना नहीं चाहिए और जो पानी घरों में भर जाता है उसके लिए ड्रेनेज प्लान क्या है और पुराना रोड का जो नियम कायदा था, पुरानी रोड कितने फीट पर क्या थी। जैसे कई जगह हम खुदवा के देखा तो 3-3, 4-4 फीट रोड ऊपर आई है, कहीं 7-7 फीट रोड ऊपर तक आ गई है। एक भवन वाले ने बताया कि आज के 15 साल पहले, लगभग 15-16 साल पहले उसका घर 7 फीट ऊंचा होता था। ये रामगढ़ मोड़ पे बताया, लाइव बताया, एक पत्रकार महोदय ने छापा भी उस समाचार को और एक जगह 3.5 फीट घर उसका नीचे दब गया और उसका घर 5 फीट ऊंचा हुआ करता था 15 साल 20 साल पहले। तो ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की भी बनती है, तो मैंने वो जिम्मेदारी निभाई है और मैंने सभी को सचेत किया है कि सभी अधिकारियों को मैं यहाँ के माध्यम से निवेदन किया हूँ, निर्देशित भी किया हूँ कि आप रोड का वह लेवल निकालें जो पुराने समय में वह रोड का लेवल था, ड्रेनेज प्लान पहले बनाएं ताकि वह करोड़ों रुपए की जो रोड बन रही है, वह रोड जो पैसा लग रहा है सरकार का और देवतुल्य जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई टैक्स के माध्यम से, वह व्यर्थ ना जावे। वो ये रोड वाले विषय को आप अलग से बनाना, ये गंभीर। देखिए, ये तय है कि जब भी सदन चलता है तो हर मंगलवार को विधायक दल की बैठक होती है। कल शाम को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों की बैठक ली और ये उनकी संवेदनशीलता का परिचायक है। उन्होंने अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण राजस्थान में हुए नुकसान की नियमानुसार भरपाई के निर्देश दिए थे। हम क्षेत्रों में गए, वहाँ के हालात को हमने बयां किया। उनका स्पष्ट मानना है कि राजस्थान की जनता हमारा परिवार है। अतिवृष्टि और बाढ़ से किसी भी व्यक्ति का कोई भी नुकसान हुआ है तो जो भी आपदा राहत के नियम बने हुए हैं उन नियमों के तहत हम उन सब की मदद करेंगे। आज की विधायक दल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी विधायकों से चर्चा करेंगे क्योंकि उन्होंने सभी मंत्रियों को, विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में जाने के निर्देश दिए थे। अब ये कार्यशैली में अंतर है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मुखिया, उनके विधायक पीड़ितों के बीच में जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, सर्वे करते हैं।
दूसरी तरफ विपक्ष के साथी ना बाढ़ का नुकसान का जायजा लेते हैं, ना किसी पीड़ित को गले से लगाते हैं और थोथी राजनीति करने पर उतारू हो जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हम सबको राजस्थान की जनता ने चुन करके भेजा है, चाहे वो पक्ष के साथी हों या विपक्ष के साथी, और हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनके सपनों को साकार करने का काम करें। तो विपक्ष के साथियों को जनता के दुख दर्द में शामिल होकर के समाधान के लिए सरकार को सुझाव देने चाहिए, जिसमें वो फेल हो गए हैं। दूसरा, आज राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, उस पर भी विचार है। जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तब तब गरीब तबके के लोग या हमारे SC ST के लोग हैं, उनको विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, मिशनरीज के द्वारा बहला फुसला करके बलपूर्वक लोभ लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराने की घटनाएं सबके सामने आई हैं। अब भी 2-4 दिन पहले की घटना है, बांसवाड़ा में ऐसा हुआ, अलवर में हुआ। तो हमारी सरकार ने संज्ञान लेकर ये तय किया है कि हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी व्यक्तियों को अपना धर्म मानने का स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति के धर्म को परिवर्तन इस रूप में कराया जाए कि उसको डराया जाए, धमकाया जाए, उसको लोभ दिया जाए, लालच दिया जाए, शादी का झांसा दिया जाए, ये विधि विरुद्ध है। इसके लिए राजस्थान की सरकार ने संज्ञान लिया है और एक कठोर कानून बने जिसमें 7 साल से ऊपर 14 साल तक, 20 साल तक आजीवन कारावास की भी सजा का प्रावधान और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। जो FIR होगी उसमें कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं निर्दोष हूं तो सबूत भी उसी को देने हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं धर्म की रक्षा करना हमारा सबका ध्येय है, कर्तव्य भी है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी धर्म प्रेमी भी हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म परिवर्तन की परंपरा बलपूर्वक लालच के द्वारा या झांसा देकर के नहीं हो। इसमें हमने ये भी प्रावधान किया है कि जिनका मूल धर्म है वो भटक करके कहीं दूसरे रास्ते पर चले गए और घर वापसी करना चाहते हैं तो वो इसमें कवर नहीं। मूल धर्म को अपनाने का स्वतंत्र अधिकार है। इस तरह का एक विधेयक सदन के विचारार्थ है। सरकार का प्रयास रहेगा राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को पास कराकर राजस्थान में कठोर कानून प्रतिपादित किया जाए। धन्यवाद। और ये सस्पेंस पिटारा करते हुए माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। संवाद में वो पीछे है, वो छोटा है, आगे आएगा। एक मिनट, सब MLA आगे आ जाओ। पीछे लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो। संविधान के हत्यारों का नाश हो, नाश हो। लोकतंत्र के हत्यारों का। कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि विधानसभा मार्च किया जा रहा है। किस तरह से मार्च कर रहे हैं? आज क्या मुख्य हुआ है? संविधान के हत्यारों का नाश हो, नाश हो। लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो। संविधान के हत्यारों
हत्यारों का, लोकतंत्र के हत्यारों का, क्या कहेंगे आज के विरोध प्रदर्शन की बात? लोकतंत्र के हत्यारों का, प्रदेश के अंदर पंचायतों के इलेक्शन नहीं किए जा रहे हैं, शासक बैठा रखे हैं, जगह खाली पड़ी है, ये इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकारें चुनी हुई सरकारें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, विधायकों को रोक दिया गया है और धक्का मुक्की की स्थिति यहाँ पर बन रही है। संविधान रक्षा के जो है बैनर लिए कांग्रेसी विधायक मार्च कर रहे हैं अंदर की तरफ और काफी दमदार जो है प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और बैरिकेड को हटाते हुए संविधान का जो पोस्टर है वो लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये बेईमानों की सरकार है, नोट और वोट दोनों चोरी करने में मस्त हैं। इनकी ग्राउंड लेवल की स्थिति खराब है और ये पूरी तरीके से हार रहे हैं, इसलिए निकाय चुनाव नहीं कराना चाहते, पंचायतों के चुनाव नहीं कराना चाहते। लोकतंत्र संकट में राहुल गांधी जी पिछले 2 साल से संविधान के हत्यारों का, लोकतंत्र के हत्यारों का, मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संविधान के हत्यारों का, संविधान के हत्यारों का, पंचायती राज चुनाव को लेकर आज का जो मुख्य मुद्दा है धर्म परिवर्तन कानून को लेकर के रखने की बात, लेकिन संविधान के हत्यारों का, धर्म परिवर्तन कानून के बजाय पंचायती राज चुनाव की बात करेंगे। क्या कहेंगे? पंचायती राज चुनाव को नहीं करा के, नगर निकाय चुनाव नहीं करा के सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर रही है। माननीय हाईकोर्ट का फैसला आने के बावजूद संविधान के हत्यारों का, सीताराम जी से बात करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए इन लोगों ने आगे दे देंगे, बाइट आगे दे देंगे, वहाँ चल अपने स्टैंड के लिए चलते चलते क्या कहेंगे? नियम को लेकर के बात करते हैं, पंचायती राज चुनाव में गवर्नमेंट से डाटा तैयार करने के वोट चोरी को लेकर परिवर्तन बिल पेश किया गया। प्रदेश के राजा खेड़ा में लोकतंत्र के हत्यारों का, उसके बाद लोकतंत्र के हत्यारों का, ये इस तरह से चुनाव इनको जीतना है, इनको ये मतलब नहीं है संविधान के हत्यारों प्रकरण कि हमारे को चुनाव जीतना है, क्योंकि इनको पता है कि ऐसे तो ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे। हालत इतनी गंभीर है, नीचे ना आप इतनी अति वर्षा हुई, उस पर किसी को भी कोई नहीं हुआ। अभी आपने देखा अशोक गहलोत जी अजमेर गए थे, अजमेर में लोग बाग उमड़ के बाहर निकल आए कि आप हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर को कुछ करो, क्योंकि स्पीकर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही काम नहीं हो रहा तो कहाँ काम है। ये हालात धर्म परिवर्तन को लेकर के कानून लाया जा रहा है यहाँ पर और बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो सीताराम जूली है वो लगातार चलते जा रहे हैं, मार्च भी कर रहे हैं बीच बीच में रुक करके। क्या कहते हैं? बनाए हुए संविधान से चलेगा। मैं कहना चाहूंगा इस सरकार को, तानाशाही सरकार को, ये जो लोग लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, पंचायतों के लगभग 7,500 पद खाली पड़े हैं जिन पे चुनाव होने, लगभग आधे पद नगर निकाय के खाली पड़े हैं जिन पे चुनाव होने, और इन लोगों ने तानाशाही कर रखी है, चुनाव नहीं कर रहे हैं। कोर्ट अलग फटकार लगा रहा है, चुनाव आयोग को अलग इन लोगों ने बेबस कर रखा है और ये लोग चुनाव नहीं करा रहे हैं, न परिसीमन करा पा रहे हैं। परिसीमन के आधार पर लोगों को तंग करने का काम इन्होंने किया है, जो मैं समझता हूँ एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है कि मैं 5 साल में चुनाव कराने की गारंटी देता हूँ, और जो भजनलाल जी खुद सरपंच रहे हैं वो सरपंचों के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, वो लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। ये हमारा एलिगेशन इस सरकार के ऊपर है। 5 दिन हो गए, 5 अलग-अलग मुद्दों पे किया, कुछ असर नजर आ रहा है सरकार पे? एक पे तो असर आया है, अतिवृष्टि पे तो सरकार जागी है। जो कुंभकर्णी नींद के अंदर सोई हुई थी वो जागी है, मीटिंगें करने लगी है। लोगों को फायदा देखो कब मिलता है। नारेबाजी करते हुए लगातार विधानसभा के मुख्य द्वार पर पहुंच रहे हैं विधायक हैं, उनसे संवाद करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह की स्थितियां हैं यहाँ पर विधायक यहाँ पर आए हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्या कहेंगे साहब आज
पंचायती राज चुनाव पंचायती राज चुनाव का समय 15 जनवरी और 15 को खत्म हो गया और समय पर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन ये 1 साल होने जा रहा है, अभी तक कोई चुनाव नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में ये संविधान का उल्लंघन है। और जी बिल्कुल, परिसीमन भी गलत बता रहे हैं, संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। शांति धारीवाल यहाँ पर पहुँचे हैं, बातचीत करते हैं। मानते ही नहीं है ना ये लोग को। क्या कहेंगे सर आज पंचायती राज चुनाव को लेकर? भाई तो संविधान में जो लिखा हुआ है कि हर 5 साल के पहले चुनाव हो जाना चाहिए। एक बोर्ड का टाइम वक्त खत्म होता है, उसके पहले चुनाव हो जाना चाहिए। उसको नहीं मानते ये लोग। प्रशासक देख रहे हो 5 साल हो गए, प्रशासक लगा दिए, कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। वो तो यही कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, प्रशासक कभी लगाई क्या? आज आप एक तरफ संविधान की बात कर रहे हैं, सन 94 के बाद में जब ये आपका 72-73 में हुआ, उसके बाद कभी भी कोई प्रशासक नाम की चीज कभी लगी है क्या? अभी अंदर उनके लोग धर्मांतरण को लेकर चर्चा हो नेताजी की, क्या कहेंगे हरिमोहन जी? ये संविधान की सीधी सादी हत्या है। संविधान में परिवर्तन होकर के 5 साल के लिए उनकी उपेक्षा करके मनमाने ढंग से अपने लोगों को बिठाने का षड्यंत्र रच रहे हैं और जनमत में इतनी स्थिति खराब है, इसलिए चुनाव नहीं करा रहे। पूर्व मंत्री राजेंद्र पारी क्या मौजूद है, तो क्या कहेंगे आज के आज के विरोध में? और बिल्कुल नारेबाजी अभी करेंगे, प्रदर्शन किया जा रहा है, सभी लोग एक साथ और कई लोग आए हुए हैं। किस तरह से हो रहा है देखते हैं कवरेज का करने के लिए। और फिलहाल आप देखेंगे नारेबाजी शुरू कर दी कांग्रेस के विधायकों ने, लगातार सरकार के खिलाफ बातचीत की जा रही है। हाँ जी, क्या कहेंगे? संविधान के हत्यारों का किस तरह से लोकतंत्र का हत्यारा मानते हैं? लोकतंत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों लगातार हटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसको जनता ने चुनकर भेजा, प्रधान और चेयरमैन लगातार जो रास्ता हटाने का काम कर रही है, वो एक संविधान में राजा को नींद में सपना आया कि कल जो है ना वन स्टेट वन इलेक्शन कराएंगे। ये कोई खराब नहीं है, सुबह आके फरमान जारी कर दिया, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। इसका मतलब आप देश के संविधान को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को लिखा है उसको आप लोग नहीं मान रहे हो। परिसीमन के नाम पे पंचायतों को जिस प्रकार से तोड़ा गया है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता को परेशानी दी गई है। आज लगभग 2/3 पद पंचायती राज के खाली है और लगभग आधे पद नगर निकाय के खाली है। सबसे बड़ी बात, भजन लाल जी का जो गृह जिला है भरतपुर, वहाँ जिला प्रमुख का चुनाव ये लोग नहीं करा रहे। तो जो उपचुनाव 6 महीने में होने चाहिए वो नहीं करा रहे। 5 साल के अंदर नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव होने चाहिए वो नहीं करा रहे। छात्र संघ चुनाव तक ये लोग नहीं करा पा रहे हैं। परिसीमन के नाम पे लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहूँगा, हम सब लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी इसमें हमारा सहयोग करें। जनगणना नहीं होने के बावजूद विधानसभा के मुख्य द्वार पर जो है ऊंची आवाज के अंदर पढ़ने वाले हैं और प्रस्तावना पढ़ करके संविधान की रक्षा की बात यहाँ पर की जाएगी। मैं संविधान हूँ, मैं कहता हूँ 5 साल में चुनाव हो, और नीचे इन्होंने स्लोगन लिखा है कि मैं भजन लाल हूँ, मैं नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव 5 साल में होने पर भी नहीं कराऊंगा। यानी मुख्यमंत्री पर एक तरह से सीधा अटैक किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो जनता के मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहते। हम पिछले 4 दिन से सदन में जिन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं प्रतिपक्ष के साथी, मगर सरकार ध्यान नहीं देना चाहती। कल इन्होंने डिबेट नहीं कराई, बिल पास कर लिया, हमारा वर्जन नहीं सुनना चाहते। 3rd स्टेज पे हर बोलने का अधिकार होता है, उसको नहीं बोलने दिया। तो ये संविधान की सारी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। जयपुर में इनकी स्थिति 3रे स्थान पे आए हैं, ये डर रहे हैं लोगों के पास जाने। 1.25 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। चुनाव हुआ था 3रे स्थान पे बीजेपी, शर्म आनी चाहिए
बीजेपी को और भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल सरकार को। वो अगर काम करते होते तो कंटेस्ट में तो आते, तीसरे नंबर पे जाना बड़ी बात है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कांग्रेस की ओर से अब जो है संविधान की प्रस्तावना जो है पढ़ी जाएगी, इसके बाद में जो है अंदर ये पहुँचेंगे, क्योंकि अंदर आज महत्वपूर्ण बिल जो है पेश किया जाना है और धर्म परिवर्तन जो है एक तरह से निषेध जो है यहाँ पर बिल पेश किया जाना है। और बिल को लेकर के जो बातचीत की जानी है उसको लेकर के अभी हालांकि कांग्रेस ने अपना कोई स्टैंड नहीं रखा है, लेकिन सीधे तौर पर जो पंचायत चुनाव है उस पर घेराव रखा है और बुनियादी मुद्दों पर और डेवलपमेंट पर बातचीत की जा रही है, जनता से जुड़े मुद्दों पर बात की जा रही है। आज कानून को लेकर के कांग्रेस का स्टैंड क्या रहता है वो अंदर देखना होगा, क्योंकि इस पर बहस भी होनी है, चर्चा भी होनी है। और जिस तरह से चर्चा होगी उससे पहले आप देखेंगे कि सभी जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, पहुँच करके मुख्य द्वार पर लगातार चौथे दिन पांचवा जो है अलग एक तरह से इनका प्रदर्शन है जो बड़े मुद्दे पर है। ये जो इनका एक तरह से बैनर है वो आखिरी वक्त में खुलता है। आज सुबह 10:30 बजे तक ये पता नहीं था कि कांग्रेस का विरोध किस मुद्दे पर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि इनके विरोध के सब्जेक्ट का पता चलने के बाद में विपक्ष या सत्ता पक्ष उसके बारे में कोई काउंटर तैयार कर सके। ऐसे में एक तरह की रणनीति है कांग्रेस की जो कि लगातार चली आ रही है। विधानसभा पर आज लगातार पांचवा बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने पेश किया है और इस मुद्दों को लेकर के आप देखेंगे कि जो वरिष्ठ और बुजुर्ग विधायक हैं, चाहे वो शांति धारीवाल हो, चाहे दीपचंद खेरिया हो, और भी कई लोग हैं यहाँ पहुँचे, युवा विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और जो अनुभवी विधायक हैं। जी बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रस्तावना जो है वो पढ़ी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष बड़े ऊंची आवाज में प्रस्तावना पढ़ेंगे। ओ भाई पीछे आ जाओ, माइक आ रहा है, माइक आ रहा है, अरे माइक आ रहा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक आईडी नीचे कर लो यार, विचार नीचे कर लो ना, अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भारत, जय संविधान, जय भारत, जय संविधान, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, संविधान के हत्यारों का। भारतीय के संविधान के जब उद्देश्य का पढ़ने के बाद में आप देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी शुरू हो गई। यहाँ पर जो बुनियादी चीज़ है कहीं ना कहीं भारत को एक तरह से संपूर्ण प्रभुत्व देश वाला समाजवादी पंथनिरपेक्ष देश आपने उद्देश्य का पढ़ देखिए, आज हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ के इनको बताया है कि ये देश इस संविधान से चलेगा। ये लोग देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अभियान भी चलाया था कि हम लोग इस देश के संविधान को बदलें, लेकिन देश की जनता ने इनको इसमें कामयाब नहीं होने दिया और 400 पार की बात करने वाले 200 पार पे आके अटक गए। और आज भी ये लोग कहीं ना कहीं कुंठा से ग्रसित हैं कि इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जब बाबा साहब का अम्बेडकर बना
तब इस संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया था और वो प्रति उस दिन से लेकर आज तक जल रही है, एक एक करके जल रही है। एक एक इस संविधान की जो आत्मा है उसको ये लोग खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज पंचायती राज के 2/3 पद खाली पड़े हैं, 5 साल में चुनाव होने चाहिए संविधान कहता है, नहीं करा रहे हैं। नगर निकाय के आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं, चुनाव नहीं करा रहे हैं। परिसीमन के नाम पे सिर्फ अपने लोगों को फायदा देने के लिए आम जनता को नियम विरुद्ध एक गांव से दूसरे गांव में, एक पंचायत से दूसरी पंचायत में, एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में जोड़ने का काम ये कर रहे हैं, जिलों को खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। तो ये लोग तानाशाह लोग हैं, तानाशाही कर रहे हैं, देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं। इसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है। हमारी राजस्थान की वो खूबसूरत भूमि है जिसके अंदर पंचायती राज की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर के अंदर से की थी। आज उसी पंचायती राज को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। देश के अंदर 73वां और 74वां संविधान लाकर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एमपी और एमएलए चुनाव की तरह पंचायत और नगर निकाय के चुनाव भी 5 साल में कराने का नियम बनाया था, कानून बनाया था। उस लोगों की उनकी ये लोग पालना नहीं कर रहे हैं, ये हमारा विरोध है। हम लगातार जो है अपनी मांग इसके लिए उठा रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान हमने चलाए, जगह जगह पे हमने संविधान सभाएं की, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। इसलिए आज हम विधानसभा में भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपने ओथ ली है संविधान की, आज संविधान की ओथ ली है और हमने ओथ ली है, हम तो उसकी पालना कर रहे हैं। लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि आपने भी इसी संविधान की ओथ ली थी और उसके बावजूद आप इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात, अगर कांग्रेस का प्रधान है, कांग्रेस का चेयरमैन है, कांग्रेस का सरपंच है, तो उसको नियम विरुद्ध हटाओ। खुद इनके मंत्री, इनके विधायकों के वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं। तो ये जो तानाशाही कर रहे हैं, सस्पेंड किया, कोर्ट ने बहाल कर दिया, ज्वाइन कराते आधे घंटे में फिर सस्पेंड कर देते हैं। तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। साहब, आपने जो आज प्रस्तावना पढ़ी है, इसमें तीसरी लाइन में आपने जो बात कही, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और धर्म की आज़ादी की बात की, उसको लेकर के बिल पेश किया जा रहा है आज। उसी में देखेंगे, अभी अंदर भी बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी बात हो संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। कल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप बहस कराना चाहते थे, बाद में कहा गया कि सरकार ने सुना है, आपकी सुना है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये लोग बोल पाएंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कि कानून व्यवस्था पे ये लोग जवाब दे दें। अतिवृष्टि पे हमारे इतने चिल्लाने के बाद में अगर मुख्यमंत्री 2 शब्द बोल दें तो बोल दें, बाकी मुझे लगता नहीं, क्योंकि पर्ची दिल्ली से जब तक नहीं आएगी ये लोग नहीं बोल पाएंगे। इनकी कुंभकर्णी नींद से हमने जगाया इन लोगों को। उसके बाद इनके मंत्री, प्रभारी सचिव, विधायक फील्ड में गए, मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की है। उससे पहले तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं था, 1 रुपया इन्होंने जारी नहीं किया। 193 लोगों की मौत के बाद 1 करोड़ रुपए जारी कर रहे हैं, उसके बाद मौत और हो चुकी है, मकान गिर गए, 29,000 शिकायतें आई हैं 3 तारीख तक। इन्होंने किया क्या है ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से। जनता को गुमराह नहीं करें, राहत पैकेज जारी करें। आम पब्लिक को, सड़कों की स्थिति खराब हो चुकी है, पुलियाएं टूट चुकी हैं, लोगों के घर गिर गए हैं, घरों में पानी भरा हुआ है, किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है, उसको राहत देने का काम करें ये लोग, ये कहना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब सीधे जो है अंदर का रुख कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने के बाद में नेता प्रतिपक्ष हैं, सारे जितने भी इनके साथी हैं बाकी, वो पहुँच रहे हैं और अंदर पहुँच करके, जैसा कि रोज़ अलग अलग मुद्दा रहता है, आज पंचायती राज चुनाव और ख़ास तौर पर जो परिसीमन का मुद्दा था उसको लेकर के घेराव किया। हालांकि लंबे समय से पूरे राजस्थान में कांग्रेस आंदोलन चला रही थी और जिस तरह से आंदोलन चला करके ये आरोप लगा रहे थे कि सरकार इस तरह का जोड़ तोड़ करने में लगी हुई है, जैसे जो चीज़ें हैं वो अपने हक में करना चाहती हैं। फिलहाल 11 बजे का समय होने वाला है, विधानसभा की कार्रवाई अंदर शुरू होने वाली है, जिसमें मात्र 3 मिनट का समय बचा है। 3 मिनट के समय से पहले अब मुख्य द्वार पर विरोध के बाद में सभी लोग अंदर पहुंचेंगे। अंदर कई महत्वपूर्ण चीज़ें होनी है। 26 के करीब जो है अधिसूचनाएं यहाँ पर एक तरह से उनका प्रस्तुत किया जाएगा। चॉइस जो है तारांकित प्रश्न है। कई महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, संसदीय कार्य, खाद्य आपूर्ति, पशुपालन, डेयरी, वन विभाग के सवाल जवाब आज होने। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के एक तरह से बात की जाए तो उस पर बातचीत की जानी है। राजस्व विभाग की 6 अधिसूचनाएं आज सदन पर रखी जाएंगी। इसके साथ ही साथ अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिसके ऊपर सबकी नज़र है, आज जो पिछले एक तरह से बजट सत्र के दौरान भी पार्टी की ओर से बात कही गई थी और उसमें संशोधन के नाम पर बिल को आगे रखा गया था। ये राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025।
जिस पे सदन में बाकायदा चर्चा भी की जाएगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को बात रखने का मौका मिलेगा, क्या नज़रिया रहता है, क्या इसमें जो है कानून लाए जाते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बातचीत की जा रही है कि धर्म परिवर्तन की जो ज़बरन कैटेगरी होगी उसमें लोगों को बड़ी जो है सख्त सज़ाएं और सख्त जुर्मानों का प्रावधान यहाँ पर किया जा रहा है। जो एक इंसान के द्वारा किए जाने वाले इस काम का अलग प्रावधान किया गया है, वहीं पर सामूहिक रूप से संस्थागत अगर कार्य किए जाते हैं तो उसकी चीज़ें अलग होंगी। जी जो कल जैसे राजस्थान विधानसभा की पटल पर जैसे माननीय अध्यक्ष जी की जैसे अनुमति से जैसे राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया के नियम जैसे 295 के तहत में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा मैंने उठाया था, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत में जैसे धारा 5 में तब्दील के लिए आजकल जो पूरे राजस्थान के अंदर एक जो ज्वलंत मुद्दा है, और वो मुद्दा है जैसे नाबालिग लड़कियों को घर से भागना और कुछ बालिग लड़कियों को भागना, और यहाँ तक कुछ विवाहित महिलाओं का भागना, जो बोलते हिंदू विवाह जैसे अधिनियम के तहत उसमें धारा संशोधन 5 के अंदर हमारे को जैसे संशोधन करवाने की बोलना चाहिए अति आवश्यकता है, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर जैसे बिना माँ बाप की सहमति के जो लड़कियां भाग रही है, इससे बहुत सारे केसेज के अंदर तो माँ बाप ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को जैसे ठेस पहुंचते हुए वो लोग बोलते आत्महत्या तक कर लेते हैं, और इससे पूरे राजस्थान के एक पारिवारिक एक सामाजिक ताना बाना के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात होता है, और एक बोलना चाहिए सामाजिक और पारिवारिक यूनिट का जो एक पारिवारिक जो सामंजस्य है वो जैसे बहुत ही उसका ताना बाना सामाजिक ढांचा खराब हो रहा है। उसके तहत में हमने सदन के पटल पर ये बात रखी कि जो रोज़ लगातार घटनाएं बढ़ रही है, इन घटनाओं में बोलना चाहिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में उनका संशोधन करके कोई भी लड़की हो उनकी विवाह के अंदर सहमति में माता पिता की सहमति होना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके साथ में बोलना चाहिए लड़के के माँ बाप की भी सहमति बहुत अति आवश्यक है, जिससे बोलना चाहिए पुलिस प्रशासन को भी एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। नहीं तो प्रत्येक थाने के अंदर प्रत्येक महीने में लगभग 20-25 बोलना चाहिए लड़के और लड़कियों का भागने का जो मुकदमा दर्ज होता है, उनकी बोलना चाहिए MPR दर्ज होती है, मिसिंग पर्सन की उनकी दर्ज होती है, और अमूमन आधे से ज़्यादा थाना तो इन लड़के और लड़कियों को ढूंढने के अंदर ही ये जैसे अपना समय बर्बाद करते हैं और संसाधन बर्बाद करते हैं। इससे अच्छा है कि जो हमारे समाज के अंदर और ये जैसे तरीके के जो बोलते अपराध होते हैं, पुलिस का ध्यान भी ये जैसा है उसके अंदर बोलना चाहिए अच्छी तरीके से लगेगा, और राजस्थान की कानून की व्यवस्था भी ठीक होगी। इसीलिए हिंदू विवाह अधिनियम की जो बोलते 1955 की धारा 5 में उसमें संशोधन बहुत ही अति आवश्यक है। इसके बारे में मैंने कल ऐसा सदन के पटल पर बात रखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये जो शायद मैं बोलती ओसिया से विधायक भैराराम चौधरी, और आज जो घटनाक्रम हो रहा है, आज के घटनाक्रम में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो विपक्ष है वो सदन नहीं चलने देना चाह रहा है, वो बोलना चाहिए अपने बोलना चाहिए असली मुद्दों से भटक रहे हैं, और यहाँ तक प्रश्नकाल के अंदर भी उन्होंने बोलना चाहिए जो इतने राजस्थान की जनता के ज़रूरी सवालों के उत्तर मिलते और राजस्थान की जनता की समस्याओं का समाधान होते, लेकिन उन्होंने प्रश्नकाल के अंदर भी बहुत बड़ा हंगामा किया और उन्होंने स्थगित करवा दी। इसके बाद के अंदर भी वो आए और बोलना चाहिए आसन से भिड़ने लगे। इस प्रकार की जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो एक बोलते विपक्ष की एक बोलते अच्छी भूमिका ये जैसा नहीं निभा रहे। उनको जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, वो नहीं उठा रहे, सिर्फ और सिर्फ बोलना चाहिए सदन के पटल को बाधित कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आपके सवालों में एक सवाल है, जिस तरह से आपने कहा शादी विवाह को लेकर कानून बनना चाहिए, घर वालों की सहमति होना चाहिए, क्या आपको लग रहा है आज के दौर में पाश्चात्य संस्कृति को देखते युवाओं को भारतीय संस्कारों का पाठ पढ़ाना भी जरूरी है? इसके लिए भी कानून आना चाहिए? देखिए, मैं आपसे एक चीज़ का निवेदन करूँगा कि हमारे जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो बहुत ही पुरानी और बहुत ही गौरवशाली बोलना चाहिए सभ्यता और संस्कृति है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति को आज के दिन जो पश्चिमी देश है वो अपना रहे हैं, और पश्चिमी देश
भारत की सभ्यता और संस्कृति और शादी के जो रीति रिवाज है वो विदेशों से बोले लड़कियां आके ये तो भारत के अंदर बोले भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार अपना बोले वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करवाना अपने आप में गौरवशाली समझते हैं। इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि भारतीय जो वैवाहिक प्रणाली है वो बहुत ही बोलना चाहिए अपनी एक बोलना चाहिए अनूठी और बोलना अभूतपूर्व है और एक बहुत शालीनता वाली और बहुत सभ्यता और संस्कृति वाली ये दशा हमारी संस्कृति है। इसीलिए हिंदू विवाह अधिनियम अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास के साथ में जुड़ी हुई चीज़ है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पाश्चात्य संस्कृति का भारत के अंदर कोई जगह नहीं है, अपनी जगह भारत के अंदर है और भारत की सभ्यता और संस्कृति जो है वो बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति वाले तो अपनी भारतीय संस्कृति अपना रहे हैं। इसलिए मेरी इस बात के और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि पश्चिमी संस्कृति छोड़ो और भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपनाओ। मतलब ये माना जाए कि भारतीय संस्कारों का पाठ पढ़ाने के लिए कोई ना कोई सवाल आप विधानसभा में लगाओगे? बिल्कुल जरूर लगाएंगे, जब भी मौका मिलेगा आपकी बात को जरूर उठाऊंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गिरा के जाएगा सबको, ये गिरा के जाएगा 100% गिरेंगे अब सारा। अब ये सारा गिरेगा, ये गया था। ये कौन पकड़ेगा? मैं ना डटे, ऐसे डट जाए। देखिए, ये सरकार जब से हमने इशू उठाए हैं और रोजाना प्रदेश के मुद्दे जनता के सामने आए हैं, उससे सरकार घबरा गई है और सदन के अंदर चर्चा से बचना चाहती है। आज जिस प्रकार से सदन के अंदर गतिरोध बना, यानी कानून व्यवस्था, चोरियों पे क्वेश्चन लगा, उस चोरी के क्वेश्चन का जवाब तक मुझे नहीं पूछने दिया गया और सिर्फ गोलमाल करने का काम किया। जब हमारे माननीय सदस्य ने पूछा कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 1.5 वर्ष में कितनी चोरी हुई है, तब उसमें बताया कि 122 चोरी हुई है, लेकिन बरामदगी मात्र 35 में और 29 मामलों में गिरफ्तारी हुई है। तो ये इस सरकार का जो रेशो है वो 30-35% के पास आ रहा है अपराधियों को पकड़ने का और बरामदगी का। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि कल कौन से आंकड़े पेश करके गए थे आप? कल कौन से आंकड़े आपने पेश किए थे? और जब आज कानून व्यवस्था का कल हमने इतना बड़ा मुद्दा उठाया और आज उस पर क्वेश्चन मैंने पहला ही सप्लीमेंट्री इस पर पूछा तो उसी का जवाब नहीं दिलवाया गया। सदन की मर्यादाओं को ये लोग तार तार कर रहे हैं, खुद सदन चलाना नहीं चाहते। कल आपने देखा होगा चलते बिल के अंदर हमारे सदस्यों का अधिकार है 3rd स्टेज पे बोलने का, लेकिन 3rd स्टेज पे हमारा एक भी सदस्य नहीं बुलवाया और बिल पास करा के ले गए। तो करा लो पास, आपका बहुमत है, आप हमें कह दो हम आएंगे नहीं, आप खुद चला लो। लेकिन ये जो तरीका है ये गलत है। राजस्थान की विधानसभा पूरे देश के अंदर समृद्धशाली विधानसभा है। यहाँ पक्ष विपक्ष ने बड़े बड़े फैसले किए हैं। कोई बिल आता है उसमें कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, उनका पता जनता को चलना चाहिए। मुख्य उद्देश्य तो विधानसभा का बिल का ही है। और बिल पे कल सुभाष गर्ग जी कितना अच्छी उसके बारे में बता रहे थे, आपने उनको बोलने से रोक दिया। हमारे सदस्य बोलते 6, उनको बोलने से रोक दिया। ये तरीका इस सरकार का गलत है। हम सप्लीमेंट्री पूछते हैं तो उसको बोलने से रोक दिया जाता है।
तो ये हमारी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। हमने पहले ही कहा था, माइक ये हमारा बंद कर रहे हैं, बोलने का मौका ये हमें नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं तो उनका जवाब नहीं आता है। स्पीकर साहब इन मंत्रियों को बचाना चाहते हैं, मंत्री जवाब नहीं दे पाते। ये स्थिति सरकार की बन चुकी है। अभी गतिरोध को लेकर के क्या संवाद हुआ? अभी संवाद हुआ है, हम हमारे विधायक दल में चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे का फैसला लेंगे। राजस्थान में करीब 35,000 किलोमीटर सड़कें हैं जो पानी में बह गई। राजस्थान सरकार को किस तरीके से राहत दे पा रही है? देखिए, आज ही उदयपुर की खबर छपी है कि जहां किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, कलेक्टर वहां फसल देखने नहीं गए और दूसरी जगह जहां कम खराबा हुआ है उसको देखने गए। तो ये आंकड़ों को समेटने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कम से कम 30-35 हज़ार शिकायतें अब तक आ चुकी होगी सरकार के पास, लेकिन राहत एक को भी इन लोगों ने नहीं दी है। सिर्फ जो है आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है। अभी तक कौन सी राहत इन लोगों ने दी है? मैं समझता हूँ 2-2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राहत ये लोग नहीं दे पाए होंगे अभी तक, और नुकसान हो गया हजारों करोड़ का। बैंक से लोन लेने के दिखावा कर रहे हैं, कब लोन मिलेगा, कब जनता को पैसा मिलेगा। ये बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये आँख मिचौली का खेल खेलना बंद करें। ये मीटिंग जो कर रहे हैं ना, इसको बंद करें और जनता के बीच में जो मंत्रियों ने और आपके सेक्रेटरियों ने रिपोर्ट दी है उसका बजट जारी करें ताकि जनता को कुछ राहत मिले। ऐसे दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। सीएम साहब 2 बार आए विधानसभा के अंदर, कानून व्यवस्था की चर्चा हो तो सदन को छोड़ के अपने ऑफिस में चले जाते हैं, जब अतिवृष्टि पे चर्चा हो तो सदन को छोड़ के अपने ऑफिस में चले जाते हैं। अरे पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधि इस सदन के अंदर अपने इलाके की आवाज़ उठा रहे हैं, प्रदेश की आवाज़ उठा रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। जनता में कहने के लिए तो मुख्यमंत्री जी विधानसभा में, और वहाँ जाके देखो तो विधानसभा का जो चैम्बर है उसमें बैठे मिलेंगे, सदन के अंदर नहीं आते। तो ये जो तरीका है ये गलत है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी सदन के नेता हैं, मुखिया हैं, और आज प्रदेश जिस हालात के अंदर जूझ रहा है उसमें मुख्यमंत्री जी को स्वयं जो है सिर्फ सत्ता पक्ष से पूछने की जरूरत नहीं है, विपक्ष भी जो मामले बता रहा है उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार में किसानों को और आम पब्लिक को और सड़कों के लिए विशेष जो है बजट जारी करना चाहिए।